हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कल हमने लास्ट खत्म किया था, देखना कल सेक्शन नंबर कौन सा खत्म हो गया था, 24। जल्दी से पिछली क्लास वाला रिवाइज करते हैं 2 मिनट में और उसके बाद आगे चलते हैं। कल हमने स्टार्ट किया था सेक्शन नंबर 17 से। एक बार के लिए सेक्शन नंबर 16 से हम रिवाइज करते हैं। सेक्शन नंबर 16 क्या था? सेक्शन नंबर 16 था हमारे पास पर्सनल प्रॉफिट। तो पर्सनल प्रॉफिट अगर कोई भी कोई भी पार्टनर कमाता है तो उसको सभी के साथ शेयर करने पड़ेंगे, बिजनेस को देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर बिजनेस में कोई चेंज आ जाता है उसके बाद पार्टनर्स के क्या राइट रहते हैं, जैसे पहले थे वैसे ही सेम रहने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्टी के साथ रिलेशंस थे किसके? सबसे पहले पार्टनर्स क्या था? एजेंट था। तो वो अगर एजेंट भी है तो सभी पार्टनर को बाइंड करेगा अपने कामों से। मेन पॉइंट ये था, लेकिन वो काम बिजनेस के पर्पज से होने चाहिए। इम्प्लाइड अथॉरिटी में हमारे पास 7-8 काम थे जो कर सकते हैं, कुछ काम थे जो नहीं कर सकते। इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या था कि इम्प्लाइड अथॉरिटी में अगर वो यूजुअल बिजनेस में काम कर रहा है, ठीक है, बिजनेस ऑफ द फर्म के लिए काम कर रहा है, तो पूरी फर्म को वो बाइंड करेगा। लेकिन अगर कोई भी कस्टम ट्रेड यूजेज या कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना हुआ तो 8 तरह के काम वो नहीं कर सकता था। आर्बिट्रेशन में जाना, अपने नाम पे बैंक अकाउंट खोलना, कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना केस फर्म के लिए या फर्म के अगेंस्ट, लाइबिलिटी एडमिट करना कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना या पार्टनरशिप फर्म में एंटर होना। उसके बाद सेक्शन नंबर 22 था। सेक्शन नंबर 22 तो मेनली यार सपोर्टिंग सेक्शन था इम्प्लाइड अथॉरिटी का, कि जो भी उसको काम दिए गए सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग, इम्प्लाइड अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, तो वो सारे के सारे काम 22 सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग मतलब करेगा। सिंपल मतलब क्या था कि बिजनेस के लिए काम करेगा, तो जैसे बिजनेस के लिए काम करेगा पूरी बिजनेस को वो पूरी फर्म को बाइंड कर लेगा। फिर मेन 3 चीजें थी ये वाले सेक्शन में, सेक्शन नंबर 19 वाले में 3 चीजें थी। मैं 20 बोल गया था पहले। सेक्शन नंबर 19 में 3 चीजें थी। यूजुअल वे में काम करना है, यानी कि विद इन द स्कोप में रह के जो उसके पास पावर अथॉरिटीज है। दूसरा, नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस के अंदर रह के काम करना है। जो मैंने आपको कहा था यूजुअल वे या नॉर्मल कंडक्ट एक ही बात होती है। तो ऊपर वाला स्कोप है, नीचे वाला नॉर्मल कंडक्ट है। तीसरा, फर्म के नाम पे काम करना है, तभी वो बाकियों को बाइंड कर पाएगा अपने काम से। सेक्शन नंबर 20 क्या था? एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। क्या आप किसी पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी को कम ज्यादा कर सकते हो? आंसर इज यस। अगर आप रिस्ट्रिक्टेड करते हो तो सामने वाली थर्ड पार्टी भी बाउंड हो जाएगी, क्योंकि आपने पहले से ही बता दिया, नोटिस दे दिया कि अब हमने इस पार्टनर की पावर को कम कर दिया, उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी को कम कर दिया, बावजूद उसके आप उससे ज्यादा का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। ये ऐसा लो किसको बोल रहा है? थर्ड पार्टी को। तो थर्ड पार्टी भी बाउंड होगी उस रिस्ट्रिक्शन से, यानी कि वो फर्म को, सभी पार्टनर को लाइबल नहीं ठहरा सकती। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन डाल दी, पब्लिक नोटिस डाल दिया। तो अगर आपको नॉलेज है, एक्ट ऐसा किसको कहना चाह रहा है? एक्ट ऐसा कहना चाह रहा है थर्ड पार्टीज को। अगर आपको नॉलेज है या फिर अगर आपको पता ही नहीं है कि वो पार्टनर है कि नहीं, तो आप पूरे फर्म को बाइंड नहीं कर सकते, लाइबल नहीं ठहरा सकते। जिस पार्टनर के साथ आप डीलिंग कर रहे हो उसी से फिर हिसाब किताब करो, ना कि पूरे पार्टनर से। तो सेक्शन 20 था एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन वाला, पावर कम या ज्यादा करना। उसके बाद था 21 इमरजेंसी के केस में। अगर कुछ इमरजेंसी के केस में पार्टनर्स को करना है तो वो किस हिसाब से बिजनेस संभालेगा? जैसे उसका खुद का हो पर्सनल, उस हिसाब से वो पूरे बिजनेस की देख रेख करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय पार्टनर। क्या ये एडमिशन वो था कोई नया पार्टनर आ रहा है? नहीं, वो तो आज टॉपिक आएगा। जब कोई नया पार्टनर आ रहा है तो कैसे बिजनेस रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। यहाँ पे एडमिशन था एडमिट करना, किसी क्लेम को, किसी लाइबिलिटी को, कोई केस, कोई डीलिंग, कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई तीसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो एडमिट कर रहा है कोई एक पार्टनर, बिजनेस के अंदर रह के कर रहा है, नॉर्मल बिजनेस कंडक्ट में कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म के लिए कर रहा है, तो पूरी फर्म को बाउंड कर दिया जाएगा उससे। ठीक है। तो उसके पास अगर अथॉरिटी है किसी काम को एक्सेप्ट करने की, तो ये माना जाएगा कि सिर्फ उसने नहीं एक्सेप्ट किया, पूरी फर्म ने, रेस्ट ऑफ द पार्टनर ने भी काम को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर कुछ फ्रॉडुलेंट काम होता है, जैसे वो नीचे था नोटिस वाला, सेक्शन नंबर 24 क्या था? इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। ये दोनों चीजें मोर और लेस मैंने कल भी बताया था सिमिलर वे में काम करती हैं। ठीक है। इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर, कोई बंदा एक्ट कर रहा है पार्टनरशिप के बिहाफ में, मॉल में जा रहा है, कई तरह की अनाउंसमेंट कर रहा है, 4 पार्टनर और खड़े हैं, ठीक है, या किसी के साथ डील कर रहे हैं। तो अगर किसी एक पार्टनर की नॉलेज में कोई काम आता है, चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदना बेचना हो, बिजनेस के गुड्स खरीदना बेचना हो, कोई अनाउंसमेंट हो, बैंक की तरफ से कोई नोटिस आया है, कोई अनाउंसमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी है,
एक पार्टनर को अगर हमने यूजुअल वे में बता दिया, नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस में बता दिया, तो हम क्या मानेंगे? सिर्फ एक को बताया कि सबको बता दिया? सबको बता दिया, ऐसा माना जाएगा। एक्सेप्शन थे इसकी फ्रॉड। अगर किसी एक पार्टनर को फ्रॉड की नॉलेज है, ठीक है, तो वो अलग बात है, फ्रॉड की नॉलेज में पूरी बिजनेस बाउंड नहीं होगी। लेकिन कल एक केस स्टडी थी जो आड़ी तिरछी थी, याद है? फ्रॉड वाले केस में पूरी फर्म को बाउंड कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर ये बनता है। अगर आप मुझसे पूछोगे अगर मुझे ड्राफ्टिंग करनी होती तो मैं इसके दो जवाब लिखता ही ना। जब एक्ट ने लिख दिया यार, एक्ट ने लिख दिया एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब है फ्रॉड, तो फ्रॉड देखो नॉर्मल वे में पूरी बिजनेस बाउंड होगी। नॉर्मल वे में पूरी बिजनेस बाउंड होने का मतलब क्या है कि एक को बता दिया, सबको बता दिया, ठीक है। तो एक एक अकेले को थोड़ी ना बताएंगे, तो सारे पार्टनर लाइबल हैं, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे लॉस है। हम यहाँ पे प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे, बिजनेस के कामों की बात कर रहे हैं। तो सारे पार्टनर्स लाइबल है, उनके कानों में बात पड़ गई, ऐसा माना जाएगा। एक्सेप्शन ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड के केस में अगर एक बंदे ने काम किया, ठीक है, पर्सनल प्रॉफिट कमा लिया, वो सभी को तो बता नहीं रहा, तो उस केस में, फ्रॉड के केस में वो बंदा लाइबल होना चाहिए। लेकिन केस स्टडी में क्या कहा था? सारे लाइबल है। फिर नीचे अलग से लिखा एक्सेप्शन ऑफ फ्रॉड, तो अगर फ्रॉड है तो वो बंदा अकेला लाइबल होगा। अगला सेक्शन आ जाओ, लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज। सेक्शन 25 से 27 लाइबिलिटी की बात कर रही है कि थर्ड पार्टी के लिए कौन जिम्मेवार होगा, कौन सा पार्टनर जिम्मेवार होगा। सबसे पहले है लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। कॉपी पे देखना, हमारे सेक्शन 16 तक लिखे थे शायद हमने कॉपी पे कल। मैंने लास्ट के दो सेक्शंस ना कल कॉपी पे लिखवाए नहीं थे। 21 तक, हाँ मैं 16 बोल गया, 21, 22, 3, 4 नहीं लिखे थे। एक पेज छोड़ देना या आधा पेज छोड़ देना, घर पे उसकी 2 की लाइंस लिख लेना, ठीक है जी। थोड़ा सा मतलब कॉपी पे क्या होगा कि यूनिट 2 के या पार्टनरशिप के सारे सेक्शन कॉपी में आ जाएंगे। कल लास्ट के 2 या 3 सेक्शन मैंने नहीं लिखवाए थे। अब आगे कौन सा है? सेक्शन नंबर 20। देखना आगे कौन सा है? सेक्शन नंबर 25। सेक्शन नंबर 25 है, आधा या एक पेज छोड़ देना, घर से हेडिंग लिख के उसकी जो 2 की लाइंस हैं थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में लिख देना, पिछले 3 सेक्शन का जो कंक्लूजन है। बाकी मैंने लिखवा दिया था। सेक्शन 25, सेक्शन नंबर 25 है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स की क्या लाइबिलिटी होती है? देखो ध्यान से देखना, कहां पे लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ फर्म। मुझे बताओ काम कौन कर रहा है, लाइबल कौन हो रहा है? ध्यान से देखोगे, मैंने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, इस पूरी हेडिंग को। बीच में देखो मैंने एक एरो डाल दिया है, तो इस पूरी हेडिंग को 2 हिस्सों में बांट दिया। काम कौन कर रहा है मुझे देख के बता सकते हो? गलत है। काम कौन कर रहा है? फर्म। लाइबल कौन हो रहा है? पार्टनर, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी काम करती है। काम चाहे आप पूरे बिजनेस के ओवरऑल पे करो, क्या कोई पार्टनर लाइबल होगा कि नहीं, पढ़ के देखते हैं, बाद में इसका करक्स लिखेंगे कॉपी पे। कह रहे हैं पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल। जॉइंटली 1, सेवरली 2। जॉइंटली मतलब सारे भी लाइबल हो सकते हैं, सेवरली मतलब एक एक करके भी लाइबल हो सकता है। तो ये थोड़ी है सारे मना कर देंगे तो एक बंदा लाइबल नहीं होगा। जॉइंटली एंड सेवरली का मतलब होता है पार्टनर इंडिविजुअल भी लाइबल हो सकता है, पूरे फर्म एज अ होल भी लाइबल हो सकता है। किसको? टू थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट्स विच कम अंडर द स्कोप ऑफ देयर एक्सप्रेस और इंप्लाइड अथॉरिटी। मतलब फर्म कोई काम कर रहा है, क्या फर्म अगर कोई काम कर रही है, क्या सच में क्या बिजनेस काम कर रहा होता है, कोई बिल्डिंग काम कर रही है, कोई कागज काम कर रहा है, उसके बिहाफ पे पार्टनर्स ही काम कर रहे हैं ना उसके पीछे। कॉर्पोरेट वेल या लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कंपनीज एक्ट की तरह। तो कह रहे हैं अगर फर्म में कोई भी काम किए जा रहे हैं, चाहे एक्सप्रेस अथॉरिटी के अंदर किए जा रहे हैं चाहे इंप्लाइड अथॉरिटी के अंदर, कोई लॉस हो जाता है, क्या कोई एक बंदा लाइबल होगा? क्या सारे लाइबल होंगे? एक भी हो सकता है, सारे भी हो सकते हैं, इकट्ठे भी हो सकते हैं। इंडिविजुअल सबको कह सकते हैं कि भाई 1-1 लाख रुपए भरो, भाई तुम्हारी ये ड्यूटी है, ये काम करो। दिस इज बिकॉज ऑल द एक्ट डन विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी आर द एक्ट डन टूवर्ड्स द बिजनेस ऑफ द फर्म। कह रहे हैं लाइबल ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये बिजनेस के बिहाफ पे सारे लोग काम कर रहे हैं बिजनेस में रह के। तो मतलब क्या देखा जाए सही मायने में इसमें 3 लाइनों में कोई टेक्निकल आया? कुछ टेक्निकल नहीं आया। कह रहे बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं तो लाइबल होंगे। लाइबल कौन कौन होंगे? जॉइंटली या सेवरली। मतलब अगर कोई बंदा इंडिविजुअल लाइबल नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे ही लाइबल नहीं है। हर कोई बंदा कहेगा मैं तो इंडिविजुअल हूं, सेवरली मैं तो लाइबल नहीं हूं, वो कहेगा मैं भी नहीं हूं। ऐसा होगा नहीं। एक्सप्रेशन एक्ट ऑफ द फर्म कनोट्स एनी एक्ट और ओमिशन बाय द पार्टनर। कह रहे हैं कोई काम करो या किसी काम को भूल जाओ, मतलब आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला आपने पूरा ही नहीं किया,
कोई काम कर रहे हो या कोई काम छोड़ रहे हो। कोई काम छोड़ना भी तो कोई काम करना ही हुआ। सर ये कैसे? किसी काम का ना करना भी तो आपने एक एक्ट किया ना उस काम को ना करके। तो मतलब अगर आपको परफॉर्मेंस दी गई कि आपको 2 घंटे में हमारा, समझ लो एक फर्म है सीए की, बंदा आया कहता मेरा नोटिस बना दो, इनकम टैक्स कैलकुलेट कर दो, जीएसटी की रिटर्न भर दो, आपने नहीं किया तो काइंड ऑफ ए काम ही हो गया ना, ओमिशन आपने कर दी। बाय द ऑल द पार्टनर या एनी ऑफ द दम या एजेंट, किसी ने भी उस काम को किया या ना किया, गिव राइट टू राइट एनफोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। कह रहे हैं वो तो पूरे बिजनेस के ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, यानी कि फिर से वही बात, जॉइंटली या सेवरली लाइबल ठहराया जाएगा, फर्म को इंडिविजुअल भी कलेक्टिवली भी। इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ केस अंडर सेक्शन 25, अगर इस सेक्शन में आना चाहते हो, ठीक है, काम एक्ट फर्म के हैं, लाइबल बाकी हो रहे हैं, इट इज नेसेसरी दैट एक्ट ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द लाइबिलिटी ब्रॉट टू बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट द पार्टी, किसी के अगेंस्ट आपको मतलब कि केस क्रिएट करना है वाइल ही वाज अ पार्टनर। मतलब अगर आपको पार्टनर को लाइबल ठहराना है, वो वाले काम कब होने चाहिए बिजनेस में, जब वो पार्टनर है। लेकिन अगर वो डिसोल्यूशन करके चला गया, रिटायर होके चला गया, बाद में कोई काम हो रहा है, क्या उसके लिए लाइबल होगा? नहीं होगा। मतलब ये बात सिर्फ इतनी कह रहे हैं, पार्टनर तब तक लाइबल होगा जब तक वो बिजनेस में काम कर रहा है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, केस स्टडी। इसके अंदर लॉ में ना एक और लैंग्वेज भी, एक और लाइन थी। लॉ ने क्या किया हुआ है, हमारे आईसीए की बुक ने 3 पैराग्राफ होने चाहिए थे, एक छोटा सा पैराग्राफ एक लाइन का उसको लिखा ही नहीं है, और उसको कहां पे लिख दिया? केस स्टडी में। तो आपने इसको एग्जाम्पल नहीं पढ़ना, आप इसको समझो ये पॉइंट नंबर 3 है, पैराग्राफ नंबर 3। अगर आप इसको एग्जाम्पल समझोगे तो कभी कभी हम एग्जाम्पल स्किप कर जाते हैं कि चलो एक्ट हो गया, जबकि उसकी तीसरी लाइन नीचे लिखी हुई है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है। सर्टेन पर्सन फाउंड टू हैव बीन पार्टनर इन अ फर्म, कई बंदे पार्टनरशिप फर्म में फर्म थे, एक्ट था इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क का, आपने किसी का ट्रेडमार्क चुरा लिया, किसी का और नाम अपने नाम पे शो कर दिया। जैसे बुक थी यार, आईसीए की बुक थी, मैंने इसको अपने नाम पे चढ़ा दी सारी की सारी बुक, तो ये इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स है, मतलब किसी कोई गलत तरीके से आपने अपना काम चढ़ाया। कह रहे हैं इट वॉज हेल्ड दैट, ये कहा गया, जब भी आता है इट वॉज हेल्ड दैट कि ये सुनवाई की गई, दे वर लाइबल। दे का मतलब एक बंदा या सारे? मतलब कि अगर फर्म ने, एक पार्टनरशिप फर्म ने किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म का कोई ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कोई ब्रांड नेम, कोई रेसिपी कुछ चुरा ली, तो दे ऑल आर लाइबल फॉर द डैमेजेस अराइजिंग आउट ऑफ अलेज्ड इन्फ्रिंजमेंट। अलेज्ड मतलब जो आपके ऊपर धोखाधड़ी का केस डाला गया। इट बीइंग, लाइन ये आ रही है, ये एक्ट में लिखनी चाहिए थी, जो मैं लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं, इट बीइंग से, इट बीइंग इमटेरियल ये मायने नहीं रखता कि डैमेजेस जो अराइज हुए हैं वो आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हुए हैं। क्या आप इस लाइन को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो, इसका इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो? पढ़ना एक बार। इट बीइंग इमटेरियल ये मायने नहीं रखेगा कि जो डैमेजेस का पता चला या लाइबिलिटी अराइज हुई वो आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म हुई। यार देखो, डिसोल्यूशन के बाद भी पे करना पड़ेगा। मेरे को एक बात बताओ, यहां पे काम चल रहा है, पार्टनरशिप फर्म यहां पे चल रही है, ठीक, पार्टनरशिप फर्म यहां पे चल रही है। फर्स्ट स्टेज में आपने क्या किया था? वही फ्रॉड किया, ट्रेडमार्क की चोरी की। आपको इसी स्टेज में पता चल गया, आपने बोला कल को केस हो सकता है, केस कर भी दिया गया, इसी सिचुएशन में आपने फ्रॉड किया। हाँ, इसी सिचुएशन में फ्रॉड किया गया, इन्फ्रिंजमेंट, इसी स्टेज पे केस भी कर दिया गया पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट, यानी कि सभी के अगेंस्ट। आपने इस मौके पे आके फर्म डिसॉल्व कर दी, चाहे जान के करी है चाहे जेन्युइन वे में करी है, कोर्ट कचहरी का फैसला बाद में आया या इन्फ्रिंजमेंट का पता, ऐसा भी हो सकता है कि केस यहाँ पे पता चला सामने वाली थर्ड पार्टी को डिसोल्यूशन के बाद। अगर डिसोल्यूशन के बाद भी पता चला, क्या पुराने पार्टनर्स लाइबल होंगे? द आंसर इज यस। अगर हमें बाद में पता चला, अगर हमें इस सिचुएशन में बाद में पता चला, इट मींस हम सामने वाले को माफ कर देंगे? नहीं। तो मतलब ये कह रहे हैं कि चाहे डिसोल्यूशन के बाद भी कोई चीजों डैमेजेस अराइज हुए हैं, पता लगा कि अब 1 लाख रुपए देना है, क्या 1 लाख रुपए जो देना है, काम तो आपने कब किया था? पार्टनरशिप के दौरान किया था। पता या कोर्ट कचहरी का फैसला बाद में आया, उससे आपकी लाइबिलिटी माफ नहीं होगी। बहुत जेन्युइन केस है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती डाला गया। पढ़ के देखो एक बार फिर से, इट वॉज हेल्ड से पढ़ के देखते हैं। इट वॉज हेल्ड दैट दे वर लाइबल फॉर द डैमेजेस, डैमेजेस के लिए वो लाइबल होंगे। इट बीइंग इमटेरियल ये मायने नहीं रखेगा कि डैमेजेस जो पता चले हैं, अराइज हुए हैं, वो आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हुए,
काम क्या आपने डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बाद किया था? पाप कब किए थे पापियों ने काम तो तब किए थे ना जब वो पार्टनरशिप फर्म चल रही थी। आपने सामने वाले के कस्टमर को धोखाधड़ी से अपने पास बुला लिया, उसका ब्रांड नेम अपने आप चुरा लिया, एबीसीडी जो भी फ्रॉड है, आपने डिसोल्यूशन कर लिया, आपकी अपनी बन रही थी, थोते थे तो आप चोर। तो जब चोरी वाले काम कर रहे हो, केस के फैसले तो आते 2-4 सालों के बाद है, या अवेयरनेस 1-2 महीनों के बाद पता चली, क्या वो लाइबल होंगे? द आंसर इज यस। ठीक, बड़ा सिंपल वो था, क्या एक्ट ऑफ द फर्म था, पर्सनली लाइबल होंगे। लिखो जी इसके अंदर पहला, पार्टनर्स लाइबल, यस पार्टनर्स लाइबल, यस पार्टनर्स लाइबल फॉर डैमेजेस, यस पार्टनर्स लाइबल jointly and severally. For any damages या लॉस। क्या वो लाइबल रहेंगे? द आंसर इज यस, वो लाइबल रहेंगे। ठीक है, पार्टनर्स जॉइंटली और सेवरली लाइबल रहेंगे फॉर एनी डैमेजेस और लॉस। इट इज इममटेरियल, फर्म हैज बीन डिसॉल्व। ये नहीं मायने रखेगा कि फर्म अभी चल रही है या डिसॉल्व हो गई है, ये मायने नहीं रखेगा फर्म चल रही है कि डिसॉल्व हो गई है। अगर आपको रीजन लिखने, रीजन आप ये लिख सकते हो, बिकॉज फ्रॉड या काम, चाहे वो फ्रॉड वाला काम है, क्योंकि यहाँ पे डैमेजेस की बात चल रही है इसलिए मैंने वर्ड फ्रॉड डाल दिया, तो जरूरी नहीं है फ्रॉड है। पर्सन दूसरी लाइबिलिटी भी हो सकती है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, बैंक लोन टेकन, कोई भी लाइबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे क्योंकि डैमेजेस की बात हो रही है तो मैंने वर्ड फ्रॉड डाल दिया। फ्रॉड एक्टफुल वर्ड नहीं है, ये एग्जांपल है। बिकॉज फ्रॉड या काम तो डिसोल्यूशन से पहले ही किया था ना, डिसोल्यूशन से, बिकॉज फ्रॉड या काम तो डिसोल्यूशन से पहले ही किया था, इसलिए लाइबिलिटी रहेगी। बिल्कुल ठीक है जी, चलें आगे। फ्रॉड या काम तो डिसोल्यूशन से पहले ही किया था, इसलिए लाइबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। अब पढ़ के देखना, थोड़ा सा रिवर्स नहीं हो गया। लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर। लिखो अगला सेक्शन कॉपी पे, सेक्शन नंबर बोलो जल्दी से। सेक्शन नंबर 26, 25 क्या था देखना। सेक्शन 25 में एक्ट कौन कर रहा था? फर्म। अब यहाँ पे एक्ट कौन कर रहा है और लाइबिलिटी किसकी है? लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। रिवर्स ऑर्डर में हो गया, लाइबिलिटी ऑफ फर्म, लेकिन यहाँ पे साफ लिखा हुआ है रोंगफुल एक्ट, रोंगफुल एक्ट बाय पार्टनर। अब किसकी लाइबिलिटी है? फर्म के लिए, फर्म की लाइबिलिटी, रोंगफुल एक्ट बाय द पार्टनर। काम तो यार पार्टनर्स ही करते हैं ना, ठीक है। तो अगर वो कोई रोंगफुल एक्ट कर रहे हैं, रोंगफुल का मतलब जरूरी नहीं है फ्रॉड हो गया, ठीक है। ज्यादातर इसको देखा जाता है कि गलत काम कर रहे हैं, रोंगफुल गलत काम किए, ठीक है। पढ़ के देखते हैं क्या कह रहे हैं। द फर्म इज लाइबल, पहले ही आ गया, फर्म इज लाइबल, फर्म लाइबल रहेगी पूरी, टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर। जैसे पार्टनर लाइबल हो रहे थे ना, फर्म भी लाइबल होगी। फॉर एनी लॉस और इंजरी कोज्ड टू थर्ड पार्टी। अगर तुम्हारे किसी काम से फर्म लाइबल, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल एक होटल खुलना था, जेठालाल ने ठेका ले लिया। क्या ठेका ले लिया? 200 टीवी मैं पहुंचा दूंगा, ठीक। होटल की इनॉग्रेशन होनी थी 5 मई को, जेठालाल कहता है 1 मई से पहले पहले टीवी पहुंच जाएंगे आपके पास। इसके लिए एक मूवी है सनी देओल की, दिल लगी मूवी, उसमें सेम यही वाली केस स्टडी होती है। होटल की इनॉग्रेशन होती है, एक दिन पहले सारे टीवी आने होते हैं, फिर कोई चोर धोखे से आते हैं, वो सारे टीवी उठा के ले जाते हैं। तो सनी देओल की एंट्री होती है, शाम की बात होती है, सुबह इनॉग्रेशन होती है। वो जल्दी जल्दी फोन कर देता कंपनी में कि आपके बंदे हमारे सारे टीवी लेके जा रहे हैं, जबकि नए टीवी तो आपने भेजे नहीं। तो वो कहते हैं हमने तो कोई बंदे भेजे ही नहीं। तो फिर उसके बाद सनी देओल का तो सबको पता ही है इंडिया में, है ना, वो तो भाई साहब ट्रेन रोक दे, वो तो फिर भी बंदे ट्रक में आए थे। तो सनी देओल करता है थोड़ी ठापटा। तो ये वही केस है, अगर किसी होटल की इनॉग्रेशन होनी है, आपने ठेका लिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि मैं 500 टीवी पहुंचा दूंगा, और आपने उस डेट तक 500 टीवी नहीं पहुंचाए,
और बाकी पार्टनर्स को समझ लो बताया या नहीं बताया जो मर्जी है, फर्म के बिहाफ पे आप काम कर रहे थे, आपने टीवी नहीं पहुंचाई, या टीवी पहुंचाए महंगे रेट पे पहुंचा दिए, या पहुंचाए एक ही जगह बी वाला टीवी पहुंचा दिया, तो रॉन्गफुल एक्ट कौन कर रहा है? पार्टनर। क्या उसके लिए फर्म जिम्मेवार रहेगी? बिल्कुल रहेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं रहेगी, वो फ्रॉडुलेंट किसी से छुपा नहीं रहा, गलत काम कर रहा है, तो वो जो सामने वाला होटल इंडस्ट्री है वो किसके ऊपर केस करेगी? पूरा जेठालाल पूरे फर्म के ऊपर। कह रहे हैं द फर्म इज लाइबल टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर फॉर एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड टू थर्ड पार्टनर बाय रॉन्गफुल एक्ट। तुमने जानबूझ के टीवी नहीं पहुंचाई, एक ही जगह बी टीवी पहुंचा दिया, क्वालिटी चेंज कर दी, रेट बढ़ा दिए, एबीसीडी कुछ भी, लेकिन वो काम होने चाहिए। पार्टनर्स जो काम कर रहे थे ना वाइल एक्टिंग या ऑर्डिनरी कोर्स में ही कर रहे थे वो काम, मतलब उनके पास वो टीवी की कंपनी नहीं थी, उन्होंने सैमसंग का ठेका लिया था, उन्होंने एलजी के पहुंचा दिए या दिल्ली मेड वाले पहुंचा दिए, काम वो बिजनेस के बिहाफ पे ऑर्डिनरी काम कर रहे थे। अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स को अथॉरिटी भी थी कि मैंने इस वाले होटल का ठेका ले लिया है, लेकिन आप पूरा नहीं कर पाए, गलत काम कर दिए, तो क्या बिजनेस लाइबल रहेगा? द आंसर इज यस। यहाँ पे फ्रॉडुलेंट केस नहीं है कि मैंने बाकियों को बताया ही नहीं, अगर बाकियों को ना बताते फ्रॉडुलेंट होते फिर तो अकेला लाइबल होता। तो ये दो कंडीशन आपको पता चल रही है? जल्दी से दो कंडीशन याद करो पहले। ऑर्डिनरी कोर्स में आप काम कर रहे हो, आपके पास अथॉरिटी है, क्या दो शब्द हैं? ऑर्डिनरी कोर्स में, बिजनेस में ही काम कर रहे हो, आपके पास अथॉरिटी है। ठीक है, लिखो जी। इफ एक्ट्स डन बाय पार्टनर्स, इफ एक्ट्स डन बाय पार्टनर्स अंडर अंडर ऑर्डिनरी कोर्स और दूसरा वर्ड क्या था मैं भूल गया, बताओ, और अंडर अथॉरिटी। अथॉरिटी कौन सी लिखी हुई है यहाँ पे, देखना पढ़ना एक बार। नहीं नहीं, कौन सी अथॉरिटी? एक्सप्रेस लिखी हुई है कि इंप्लाइड? कोई भी हो सकती है यार। इंप्लाइड अथॉरिटी तो हमने अलग से पढ़ा ना कि क्या होती है, कॉमन सेंस वाली इंप्लाइड अथॉरिटी होती है, एक्सप्रेस वाली आपको पावर दी गई। ठीक है, तो देखा जाए, इफ एक्ट डन बाय पार्टनर अंडर द ऑर्डिनरी कोर्स या अंडर अथॉरिटी। हाँ जी, एंड लिख लो। इफ ऑर्डिनरी कोर्स में काम कर रहे हैं, अथॉरिटी में काम कर रहे हैं, फर्म विल बी लाइबल, फर्म विल बी लाइबल। अब ऊपर ध्यान से देखना, काम किसने किए हैं जल्दी बताओ। काम कौन कर रहा है? पार्टनर्स। उसके लिए वो क्या करता होता है? म्यूचुअल एजेंसी में पूरी फर्म को बाइंड कर देता है, सेक्शन नंबर 22 कर रहे हैं, पूरी फर्म को बाइंड कर देता है, पूरी फर्म को बाइंड करेगा तो फर्म लाइबल होगी। केस स्टडी पढ़ के देखते हैं क्या है। केस स्टडी तो जैसे है, तो केस स्टडी तो आसान है, कुछ ज्यादा है नहीं। अगर आपको ये वाला पैराग्राफ आप ना घर पे पढ़ लेना, लाइन समझ में आ जाएंगी तो ठीक है। ठीक है, कीवर्ड मैं लिखवा देता हूं, जो ये मेन कीवर्ड है ये है। रोंगफुली काम करने का मतलब होता है पार्टनर्स नेग्लिजिबल, मतलब क्या बोलते हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, इस वजह से सामने वाले को कह रहे हैं। दो पार्टनर थे कोल माइन में जिनको काम दिया गया था, कोल माइन में एक्टेड एज अ मैनेजर, वाज गिल्टी ऑफ पर्सनल नेग्लिजेंस इन ओमिटिंग टू हैव शाफ्ट ऑफ द माइन प्रॉपर्टी फेंस्ड। फेंसिंग करने का यार मतलब होता है, वो नहीं होता फेंसिंग करना, समझते हो? चार दीवारी करवा देना, बॉर्डरिंग करवा देना, तारें लगवा देना, ये सारे काम होते हैं फेंसिंग। जैसे घर के बाहर कराना होता है, गोदाम फैक्ट्रियों के बाहर हमेशा होता है। तो हमने उनको काम दिया भाई फेंसिंग करा लो, कहीं कहीं कुछ लॉस ना हो जाए, कोई गड्ढे में ना गिर जाए। ठीक है, ऐसी चीजें। एज अ रिजल्ट देयर ऑफ इंजरी कोस हो गई वर्कमैन को, वर्कमैन किसी गड्ढे में गिर गया या जो भी एबीसीडी नुकसान हो गया, अदर पार्टनर्स वाज आल्सो हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर द सेम। अदर पार्टनर्स का मतलब है दैट इज फुल फर्म लाइबल। फुल फर्म लाइबल का यार अगर आप देसी मतलब निकाल लोगे, सारे पार्टनर्स लाइबल हैं। मुझे नहीं लगता बड़ा ज्यादा टेक्निकल है। आपको टेक्निकल क्या लगेगा, जो ये सेकंड पैराग्राफ में लैंग्वेज दी हुई है ये आपको टेक्निकल लगेगी। मैं इसलिए नहीं पढ़ाना चाह रहा, मैं अगर एक एक शब्द पे जाऊंगा 5 मिनट खा जाएगी। तो ये 5 लाइनें आप घर से पढ़ के आना, जो नहीं समझ में आएंगी मैं आपको समझा दूंगा। इन केस ये वाली 5 लाइनें मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, इन केस अगर ये वाली 5 लाइनें आप एग्जाम में कॉपी पेस्ट नहीं लिख के आते चलेगा, ऊपर वाली 2-3 लाइनें मेन पूरे टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रही हैं, प्लस एक जो मेन लाइन थी फिर से वही नेग्लिजेंट एक्ट।
ये मेन रिप्रेजेंट कर रही है। पेपर में अगर क्वेश्चन आया, ये 4 लाइनों के बिहाफ पे नहीं आएगा, पेपर में क्वेश्चन इसके बिहाफ पे आएगा या नेग्लिजेंट वर्ड के बिहाफ पे आएगा। यहाँ पे भी तो वर्ड अभी देखो क्या आया था, नेग्लिजेंस। तो चाहे आप सीए इंटर में हो, सीए फाइनल में हो, चाहे सीए फाउंडेशन में हो, वर्ड जो यूज किए जाएंगे ये कॉमन वर्ड ये वाले यूज नहीं किए जाएंगे, ये वाले वर्ड यूज किए जाएंगे, ये वर्ड यूज किया जाएगा, ये वर्ड यूज किया जाएगा। केस स्टडी हमेशा जो की पॉइंट होते हैं उसके ऊपर बनती है, ना कि की 5-6 लाइनों का पैराग्राफ। ठीक, आगे लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर, सेक्शन नंबर 27। ऊपर वाले सेक्शन में ना एक लाइन फिर वो वाला एक कीवर्ड और अटैच कर ही देते हैं, इफ एक्ट डन बाय पार्टनर अंडर ऑर्डिनरी कोर्स या अंडर द अथॉरिटी, फर्म विल बी लाइबल बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस बाय पार्टनर्स। जो मेन मेरे को अच्छा शब्द लिखवाना था वो भी है। आपको कई कई टॉपिक्स की लैंग्वेज अगर पेपर पढ़ते हुए मुश्किल लगे, एक बार दो बार रीड आउट करके 50-60% उसकी इंटेंशन समझ जाया करना। वो वाली लैंग्वेज अगर आप पेपर में नहीं लिखोगे चलेगा। पेपर में केस स्टडी आ रही है ज्यादातर, सीधा सीधा सेक्शंस आते हैं, नो डाउट आते हैं, पर मैक्सिमम जो ये वाले टॉपिक है इनकी सीधा केस स्टडीज बनती हैं। कौन से केस स्टडी नहीं बनते? डायरेक्ट क्वेश्चन। इंप्लाइड अथॉरिटी के 8 पढ़े थे हमने, इंप्लाइड अथॉरिटी में कल 8 पढ़े थे कि कौन कौन से इंप्लाइड अथॉरिटी में कवर नहीं होते, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, वहां पे आप 8 पॉइंट याद करोगे। समझ में आ गई? आगे सेक्शन नंबर 27, लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर। क्या होता होगा मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर? और सेक्शन नंबर 20, सेक्शन नंबर 20 लिखो, मिस एप्लीकेशन मिस नहीं नहीं मिस अप्लाई, अब सोच, एप्लीकेशन मतलब होता है अप्लाई करना, मिस एप्लीकेशन ऑफ अभी अब है। हाँ गलत मेथड, क्या गलत? टोटल पता नहीं भाई, मेरे को भी नहीं पता, देख ले एक बार। यूनिट 3 भी अभी चलेगा ना, अभी तो यूनिट 2 चल रहा है। मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी या प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। अब देखो, अब समझ में आता है सेक्शन, अब समझ में आ जाएगा 1 सेकंड में, मतलब 70-80% ना इस वाले वर्ड से जो मैंने लिखवाया समझ में आ जाएगा। मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी या प्रॉपर्टी किसकी? फर्म की, एंड लाइबिलिटी ऑफ, पढ़ो जी पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, लाइबिलिटी ऑफ फर्म। तो इस सेक्शन को मैंने थोड़ा सा खोल के लिख दिया जी, ये लो लिखा हुआ था लाइबिलिटी ऑफ फर्म इन केस ऑफ मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर्स। तो मिस एप्लीकेशन किस चीज की? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, हमने सामान बेचा, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहते हैं, सामान बेचते हैं अमेरिका में, मसाले बेचते रहते हैं, वहां से पैसा आता रहता है, ठीक है, ऑर्डर आते हैं, पैसा आता है जाता है, सब कुछ चलता रहता है। वो जो पैसा आ रहा है, ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं, वो पैसा किसका है? ए का, बी का, सी का, डी का? सभी पार्टनर्स का। तो अगर कोई एक पार्टनर अमेरिका गया, वो कह रहा है काम करो, रास्ते में ना हम ऐसा दिखा देंगे सामान डूब गया, आप मुझे आधा पैसा दे दो। सर केस समझ में नहीं आया। यहां से इंडिया पोर्ट से यूएसए पोर्ट के लिए, इंडिया पोर्ट से यूएसए पोर्ट के लिए एक जहाज गया, मुझे नहीं पता जहाज कैसे बनता होता है, ये लो, शायद ऐसा जहाज होता होगा, ऐसे ही होता है ना जहाज। हाँ, एक जहाज जा रहा है, शिप जा रही है, ठीक है, शिप जा रही, ये तो रॉकेट लग रही है ना, चलो एक रॉकेट लॉन्च करी हमने, एक शिप जा रही है। अब उस शिप में सामान जाएगा और पैसे आने थे, कॉन्ट्रैक्ट था, जो हमारा इंपोर्टर था ना, हम तो एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर कहता है जब मेरे पोर्ट पे सामान आएगा, चाहे फैक्ट्री तक ना आए, मैं छानबीन करके साथ साथ आपके अकाउंट में पेमेंट डाल दिया करूंगा, ऐसा है। फिर यहां से एक पार्टनर हवाई जहाज में से उड़ के, देखना हवाई जहाज लग रहा है, हाँ थोड़ा सा तो लग ही रहा है यार, ये हवाई जहाज में से उठ के पहले से ही यूएसए चला जाता है ताकि सामने वाले गड़बड़ी ना करें। अब जब वो यूएसए पोर्ट पे पहुंचा, यूएसए वाले अंग्रेज थे तो चालू, ट्रंप के चेले थे, ट्रंप कहता है ये काम करते हैं, ठीक है, क्या काम करते हैं, एक काम कर, तू फोन कर दे इंडिया कि सामान रास्ते में ही डूब गया, और कॉन्ट्रैक्ट क्या था, अगर मेरा सामान यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करूंगा, फिर मैं अनलोडिंग करूंगा, तभी मैं पेमेंट भेजूंगा,
और ट्रंप का चेला क्या कहता है, अमेरिका वाला कहता है एक काम करते हैं, तेरे को आधा पैसा दे देते हैं, ले जा अकेला, ठीक है। अब वो पैसे या प्रॉपर्टी यानी कि गुड्स या वो पैसा किसका था, फर्म का। कौन मिस अप्लाई कर गया, लाइबिलिटी। देखो बाकी यहां पे तो चलो केस ऐसा बना दिया ना हमने कि जो मैंने आपकी नजरों में केस बना दिया हमने, तो इस हिसाब से केस बना दिया कि जो ए बंदा है वो पर्सनली लाइबल हो जाएगा या उसने फ्रॉड कर दिया, डैमेज कर दिया। पर बात ये है कि जो लॉस हुआ है वो तो पूरी फर्म को बियर करना पड़ गया ना। बाकी एबीसीडी को थोड़ी पता है कि ए ने ऐसे ऐसे किया था, उसने तो वीडियो कॉल भी कर दी, वीडियोस भी बना दी, जहाज कोई और डूब रहा था, हमारा दिखा दिया। तो अब पढ़ के देखते हैं क्या है। कह रहे इट में बी ऑब्जर्व दैट वर्किंग ऑफ टू क्लोजेस, कह रहे हैं दो सेक्शंस हैं, दो क्लोजेस हैं सेक्शन 27 में, दो क्लोजेस मतलब दो पॉइंट हैं, डिजाइन टू ब्रिंग आउट द क्लियरली इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्टिंक्शन। ठीक है, पढ़ के देखते हैं वो दो पॉइंट क्या कहते हैं। आओ, कह रहे क्लोज वन यानी कि पॉइंट नंबर 1, कह रहे कवर द केस वेयर पार्टनर्स एक्ट विद इन हिज अथॉरिटी। जो अमेरिका गया या जो भी उसको कहीं से पैसे मिल रहे हैं, या आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो अमेरिका से वो पैसे ले आया था, सामान डिलीवर करके हर बार पैसे ले आता था, पैसे ले आया ड्यू टू हिज अथॉरिटी, उसके पास अथॉरिटी थी। तो पहला वर्ड क्या याद रखना है आपने, अथॉरिटी, ये वर्ड याद रखना है, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। ही रिसीव्स मनी, अमेरिका से उसको पैसे मिल गए, या फिर उसको प्रॉपर्टी मिल गई, प्रॉपर्टी में चेक हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, कोई और एसेट हो सकती है, बिलोंगिंग टू थर्ड पार्टी, लेकिन वो पैसे भी किसी और के थे, मिस अप्लाई दैट मनी और प्रॉपर्टी। For this provision of the attracted, it is not necessary that money should have actually come into the custody of the firm। मतलब ये कह रहे हैं कि एक बार के लिए थर्ड पार्टी ने अपना पैसा दे दिया, एडवांस दे दिया, एफडी दे दी, गोल्ड दे दिया, कुछ भी है, वो मिस अप्लाई कर गया। ये जरूरी नहीं है कि अभी तक वो फर्म के पास पैसा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। पहला पॉइंट ये कह रहे हैं। सर नहीं समझ में आ रहा, ये थर्ड पार्टी है, एक बार के लिए इसने अपना पैसा ए को दे दिया, अभी तक जो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म के पास अभी पैसा पहुंचा ही नहीं, क्योंकि अमेरिका में आने से उसको 4-5 दिन का समय लगेगा, या फिर वो बिजनेस में बैठा था, बाकी पार्टनर अभी घूमने फिरने गए हुए हैं, घर गए हुए हैं, मतलब अभी तक फर्म की कस्टडी में पैसा नहीं आया, ए के हाथ में आया, ए तभी मिस अप्लाई कर गया। आप मुझे बताओ इस भाव को देखते हुए दूसरा क्लोज क्या कहता होगा, सोच के देखो, बनाना, थोड़ी सी अपने माइंड की एप्लीकेशन करो बिना बुक में देखे। पहला केस आया कि पैसे हम क्या करना चाहते हैं, मिस अप्लाई करना चाहते हैं, तो पहला मैं पार्टनर हूं, मेरे को थर्ड पार्टी ने पैसा दे दिया, मैंने जेब में रख लिया या गुम कर दिया। दूसरा मिस एप्लीकेशन कैसा हो सकता है ना, कर तो पार्टनर रहे हैं ना, मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर लिखवाया है। दूसरा केस ना ना ना, चलो चलो और सोचो, फिर से दोबारा हिंट दे रहा हूं, दो तरह की मिस एप्लीकेशन हो सकती है, पैसों को गुमराह करना, गलत यूज करना। पहला, मेरे पास आ गया, मैंने फर्म में रखा ही नहीं, जेब में डाला, घर चला गया, मेरे पास नहीं आया, बिजनेस ना ना ना। दूसरा ये है कि बिजनेस में पैसा आ गया, वहां गल्ले से निकाल के चला गया, इतना मुश्किल था नहीं वैसे, सोच के देखो, मैंने तुम्हें 2 बार हिंट दिया, 2 तरह की पैसे मिस एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक बार कस्टमर आया, डायरेक्ट पैसा दिया, मैंने अपनी जेब में डाल दिया, मिस अप्लाई कर गया। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा बड़ा सिंपल है, फर्म के पास आया, वो फर्म के गल्ले में से उसने पैसे निकाले, मिस अप्लाई कर दिया, फर्म के बैंक अकाउंट में से निकाले। तो ये 2 केसेस हैं, ये देखो पढ़ के देखो। पहला पहला हो गया। सेकंड, ऑन द अदर हैंड प्रोविजन ऑफ क्लोज बी, कह रहे हैं दूसरा प्रोविजन ये कब लगेगा मिस एप्लीकेशन वाला, व्हेन सच मनी और प्रॉपर्टी कम इनटू द कस्टडी ऑफ द फर्म। कोई कस्टमर आया, पहले पार्टनरशिप फर्म में दे गया, हमने ड्यूटी दी हुई है एक पार्टनर को, ये सबसे बड़ा केस होता है हमारे इंडिया का, सुन लो। हमने 4-5 बंदे बैठे हैं या एक एम्प्लॉय रखा हुआ है जो पिछले 25 साल से है, रात को जितना भी कैश इकट्ठा होगा अगले दिन सुबह बैंक में जमा करा आइयो। जब आप आज से 4-5 साल के बाद या 2 साल बाद इंटर्नशिप शुरू करोगे ना, आर्टिकलशिप, सबसे ज्यादा तुम्हें छोटे डीलर्स का यही दिखने को मिलेगा। छोटे डीलर यानी कि मीडियम डीलर का, जो छोटे छोटे फैक्ट्रियां होती हैं, छोटे दुकानदारियां होती हैं, करोड़ 2 करोड़ वाले, 10-20 करोड़ वाले, उनके पास जो अपना अकाउंटेंट होता है या कोई बंदा होता है, वो क्या करते हैं, रात को जो कैश आया, 2-3 लाख का कैश इकट्ठा हो गया, क्या अपने पास रखेंगे, नहीं, बैंक में जमा कराएंगे। हमेशा ज्यादातर बिजनेस में ये अथॉरिटी होती है। हमारे तो कितने सारे स्टूडेंट हैं, उनके पेरेंट्स जो जॉब कर रहे हैं किसी के पास, मतलब मेरी तो पिछले 5 साल में कम से कम ना करते 12-14 पेरेंट्स से कभी ऐसे बात होती है कि यार बैंक का काम हमें, जॉब करते हैं,
बैंक का काम कंपनी वालों ने उनको दिया हुआ एज अ कैशियर का। तो मुझे बताओ क्या ये काम होता है, रात को जितना कैश इकट्ठा होगा फॉर्म भरेंगे, अगले दिन सुबह बैंक में जमा कराएंगे। इस केस में मुझे बताओ क्लोज 1 लग रहा है कि क्लोज 2? क्लोज 2, पहले वो पैसा किसके पास आया? फर्म के पास। उसके बाद पार्टनर ने गले में से उठाए, कहता रात को पार्टनर तो है ही नहीं, उठा के मिस अप्लाई कर दिया। मिस अप्लाई का मतलब समझ गए, अपने पास ले लिया, पर्सनल नाम पे दिखा दिया, धोखाधड़ी कर दी। तो कह रहे हैं सेकंड वाला, व्हेन सच मनी और प्रॉपर्टी कम इनटू द कस्टडी ऑफ फर्म मिस अप्लाइड बाय एनी ऑफ द पार्टनर। ध्यान से देखना, कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन पॉइंट नंबर 1 और 2 का कंक्लूजन। इसको आपने मेरे वाले केस स्टडी के मोल भाव में नहीं तोलना। मैंने जो पिछले 5 मिनट में पिक्चर क्रिएट की है ना, मैंने किसी एक पार्टनर की धोखाधड़ी पिक्चर वो की है, जो इमेज बनाई है। आपको जर्नल पिक्चर यहाँ पे बनानी है। थर्ड पार्टी का पैसा था, थर्ड पार्टी का पैसा था, या थर्ड पार्टी आपको गुड्स दे गई, या आपकी दुकान में 5 एसी लगवाने थे दे गए। पहले एक बंदा आया सामने वाले की दुकान पे, वहीं से ले गया, अपने ही घर ले गया। दूसरा वाला डीलर आया, वो दुकान में देके गया, लेकिन पार्टनर उठा के चला गया। क्या बिजनेस को, थर्ड पार्टी को पता है कि ये पार्टनर फ्रॉड कर रहा है? क्या थर्ड पार्टी को पता है कि जब मैं तो यार बिजनेस में ही दे के आया था, उनकी दुकान में डिलीवरी करके आया हूं सामान की, कोई एक बंदा लेके चला गया? क्या उस बंदे का जो फ्रॉड कर रहा है थर्ड पार्टी को पता है? क्या नहीं पता लगेगा। उस केस में पता चल सकता है अगर वो थर्ड पार्ट, वो फ्रॉडुलेंट वाला पार्टनर उसकी दुकान में आ रहा है, वो बंदा लेके गया उस, यार मुझे एक बात बताओ, जब कोई 4-5 बंदों में से हर दुकान पे चारों बंदे कल्ले चले जाएंगे, इकट्ठे चले जाएंगे क्या? कोई एक एक जाएगा। तो जो सामने वाला डील कर रहा है वो एज अ पार्टनर के साथ डील कर रहा है या फर्म के साथ? फर्म के साथ। तो आ गया फर्म वुड बी लाइबल इन बोथ द केसेस। देखो क्या आपको इसमें कंफ्यूजन लगती है? यार एक्चुअली मैंने वही तो बोला, मैंने जो आपके सामने केस पेश किया ना, पिक्चर रखी, मैंने फ्रॉडुलेंट बना दी। यार आपस में रली मिली भगत भी तो हो सकती है। उन्होंने बोला चाहे वो सारे काम प्रॉपर्टी इकट्ठे कर रहे हो चाहे अलग कर रहे हो, लेकिन अगर फ्रॉडुलेंट निकल के आ रहा है, यस पर्सनल प्रॉफिट कमा गया तो लाइबल होगा। वो तो हम पहले ही कवर कर चुके हैं सेक्शन 16 में। यहाँ पे हम नॉर्मल वैसे काम पता है क्या देख रहे हैं, कि किसी भी पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी का पैसा या प्रॉपर्टी या फर्म की प्रॉपर्टी गलत यूज करी, तो सामने वाला तो पूरी फर्म के ऊपर केस करेगा। पूरी फर्म है तो सारे पार्टनर लाइबल हैं। अगर बीच में उनको बाद में ये पता चल जाता है कि यार हमें तो पता ही नहीं था ये एक ही फ्रॉडुलेंट पार्टनर है, तो बाकी पार्टनर फिर सेक्शन 16 इन्वॉल्व कर देंगे बीच में। अभी कौन सा सेक्शन है? 27। तो आपको समझ में आ रहा है सेक्शन 27 और 16 को रिलेटेड चल रहे हैं। अंदर जब हम एक झूठ बोलते हैं, उस झूठ से बचने के लिए हम कितने झूठ बोलने पड़ते हैं ना। सर पापा को हम कहते हैं पापा 11 इसलिए बज गए क्योंकि निकुंज ना कल पास हुआ था, उसके घर पार्टी कर रहे थे। पापा ने निकुंज का नाम पकड़ लिया, हाँ भाई निकुंज तेरे घर आए थे। उससे पहले हमारे हमने पहले निकुंज को फोन कर लिया, निकुंज यार संभाल लियो। निकुंज कहता हाँ आए थे 10 बजे चले गए थे। फिर कह रहा नहीं नहीं, वो कह रहा हमने क्या क्या खाया था, कहते हम तो मूवी देख रहे थे। निकुंज बोल के बैठ गया, मूवी थोड़ी देख रहे थे, हम तो गेम खेलने गए हुए थे, कहीं पे टर्फ गए हुए थे। कहते अच्छा जी। एक झूठ को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं? 5-6। फिर जब पर्दा पता चलेगा तो सारे केसेस निकलेंगे। तो ये वो चीज है, कनेक्शंस हैं एक सेक्शन दूसरे कनेक्शंस के साथ। आगे पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहे हैं कंक्लूजन के बाद, इफ रिसीप्ट ऑफ मनी बाय वन पार्टनर नॉट विद इन द स्कोप ऑफ हिज अपरेंट अथॉरिटी, अगर उसके पास पैसे उठाने की अथॉरिटी नहीं थी, हिज रिसीप्ट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज द, तो जब अथॉरिटी नहीं थी तब थोड़ी ना माना जाएगा। अदर पार्टनर्स विल नॉट बी लाइबल। जो जशन आपने केस पूछा आ गया, क्लियर है? तो केस लिखो यहां पे, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 क्लोज ए, मनी, मनी या प्रॉपर्टी। क्लोज ए जो 4 लाइनों में लिखा हुआ है उसको एक लाइन में लिखवा रहा हूं हेडिंग के साथ, मनी या प्रॉपर्टी डायरेक्टली, बता सकते हो आगे क्या लिखने वाला हूं? डायरेक्टली रिसीव्ड बाय पार्टनर। क्लोज बी, क्लोज बी, ठीक है, रिसीव्ड बाय फर्म देन
देन मिस अप्लाइड बाय पार्टनर। देखना दोनों क्लोजेस समझ में आई। पहले वाले में डायरेक्टली पैसा किसको मिल रहा है, पार्टनर को। दूसरे वाले केसेस में पहले किसको मिल रहा है, समझ गए, कस्टमर आया फर्म में पैसा जमा करा गया बाद में, ठीक है। इन बोथ केसेस firm will be liable, in both cases firm will be liable। और उसके बाद एक्सेप्शंस में क्या लिखा हुआ था, उसके बाद एक्सेप्शन में लिखा हुआ था जी, कह रहे हैं अगर रिसीप्ट ऑफ मनी, हाँ इफ नोट, इसकी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इफ नोट अंडर अथॉरिटी, इफ नोट अंडर अथॉरिटी। अब सारी चीजें नहीं लिखवा सकता, अंडर अथॉरिटी मतलब पैसा लेना, ठीक है, वो समझ लेना। इफ नोट अंडर अथॉरिटी देन ओनली concerned partner will be liable, concerned partner will be liable, not full firm, पूरी फर्म लाइबल नहीं होगी, ठीक है जी। सारा का सारा मैंने आपको यहीं पे लिखवा दिया है, क्लोज 1 और क्लोज बी, उसके कंक्लूजन। कंक्लूजन कब, अगर वो ऊपर वाले दोनों केसेस हैं तो पूरी फर्म लाइबल है। अगर एक ही एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में क्या आ रहा है, एक्सेप्शन में आ रहा है अगर उसके अथॉरिटी में नहीं है फिर भी उसने पैसा रिसीव किया, मिस अप्लाई कर गया। क्या मिस अप्लाई नीचे वाले केस में भी हो रहा है, एक्सेप्शन में, यस हो रहा है, ठीक है, वो वही फ्रॉड वाला केस हो गया। आगे आ जाओ, कर दो चेंज आगे। इसमें ना मेन एग्जांपल क्या थी अब इसमें मेन एग्जांपल, यार ज्यादातर अगर आप एग्जांपल देखोगे ना, केस स्टडी सारी सेम चली आ रही है, अगर सारी केस स्टडी है सेम चली आ रही है। एबीसी 3 पार्टनर थे, उन्होंने कार पार्किंग का बिजनेस शुरू किया। एबीसी 3 बंदे, उन्होंने कार पार्किंग का ठेका ले लिया, लेते हैं ना रेलवे स्टेशन पे कहीं पे। पी पी अलग बंदा है जो अपनी कार खड़ा के चला गया। ए ने अपनी कार बेच दी, ए ने कार उठा के बेच दी। क्योंकि अगर आप कार पार्किंग के ऊपर पर्ची देखोगे ना, अगर आप लोगों ने कभी पर्ची नहीं पढ़ी होगी, आपको पता है वो जो कार ठेकेदार होते हैं ना, वो कभी भी चोरी के लिए जिम्मेवार नहीं होते। तुम जो कार खड़ा के जाते हो, एक्टिवा खड़ा के जाते हो, तुम पता है किस लिए खड़ा के जाते हो, उनकी जगह यूज कर रहे हो, रेंट दे रहे हो तुम, इंश्योरेंस नहीं दे रहे कि कल कुछ कार चोरी हो जाए। समझ लो एक चोर अपनी कार, चोरी की गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर गया और अपने साथ वाले पिंटू को बोला, हो पिंटू एक काम कर, वैसे भी गाड़ी चोरी की है, यहां से दोबारा उठा के उसकी ओरिजिनल जगह पे रखा जहां से कार चोरी की थी, हम कार पार्किंग वाले ठेकेदार के ऊपर केस ठोक देंगे। कार पार्किंग की पर्चियों पे पढ़ के देखना, पीछे लिखा होगा स्टोलन, उसमें से कोई सामान चोरी होना या गाड़ी चोरी होना हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हम 50 रुपए में क्या ठेका ले रहे हैं क्या तुम्हारा, 100 रुपए में या 20 रुपए में, वहां पे सर फिर जो कार पार्किंग खड़ के हम पूरा सेफ हो जाते हैं। बेटा आप सिर्फ उस केस में पुलिस वालों के चलान से बच रहे हो, सिर्फ आप उनकी जगह यूज करके स्टोरेज कैपेसिटी उसका रेंट भर रहे हो। तो हमने भी ये चीजें सीख ली थी, तुम भी सीख जाना, ठीक है। कहीं कल को कहो मेरा तो बीच में लैपटॉप वाला बैग पड़ा था, वो कहेंगे लैपटॉप वाला बैग पड़ा हमें क्या लेना, कार तो खड़ी है ना, हमने कार की स्टोरेज की जगह दी। तो मुझे यहाँ पे बताओ, कार चोरी हो गई, ठीक है, चाहे अब इनमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा था कि मैंने आपकी कार पर्सनल उसमें प्रॉपर्टी में रखी, कार चोरी हो गई, क्या अब इसके लिए कौन लाइबल होएगा, कह रहे हैं पूरी फर्म। सर अभी तो आपने बोला, भाई मैं तो अभी देसी केस स्टडी बता रहा हूं ना कि मार्केट में ऐसा ऐसा होता है। यहाँ पे तो जो कार पार्किंग वाला होगा प्रॉपर एग्रीमेंट से समझ लो चल रहा होगा, ये सोच के चलो। कार चोरी हो गई तो कार चोरी होगी तो क्या सिर्फ जो ए ने कार बेची ए के ऊपर लाइबल होंगे, नहीं, कह रहे पूरी फर्म लाइबल है। भाई साहब मुझे थोड़ी पता है ए ने क्या किया है, बी ने क्या किया है, अब उसने धोखाधड़ी किया जो भी है, वो काम किया है। हाँ अगर ए के पास अथॉरिटी ना होती कार जमा करने की वहां पे पार्किंग में, फिर ए जिम्मेवार होता। पार्किंग में तो सारे पार्टनर खड़े हैं, गेट 1 पे एक, गेट 2 पे 2, गेट 3 पे पर्ची काट रहा है, तो पूरी फर्म लाइबल होगी अगर किसी थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी मिस अप्लाई हुई है अंडर द फर्म। आपकी कस्टडी में आई, आपने बेच दी, चाहे आपके किसी एक पार्टनर ने बेची, मुझे क्या पता ए ने बेची है बी ने, ए कहेगा बी ने बेची है, बी कहेगा सी ने बेची है, हम तो पूरी फर्म को लाइबल ठहराएंगे, बिल्कुल लॉजिकल है। आगे राइट ऑफ ट्रांसफर सेक्शन नंबर 29,
सेक्शन नंबर 27 का हमने लिख लिया, ठीक है। सेक्शन नंबर 28 अभी बीच में है ही नहीं, सेक्शन नंबर 28 ना किसी के साथ कनेक्टेड था शायद, तो सेक्शन नंबर 29 है अभी। आ जाओ सेक्शन नंबर 29 पे। सेक्शन नंबर 29 कह रहा है राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट। सेक्शन नंबर 29 लिखो जी, सेक्शन नंबर 29, राइट ऑफ ट्रांसफरी राइट ऑफ ट्रांसफरी इन केस ऑफ, देखना आगे बुक में क्या लिखा हुआ है, राइट ऑफ ट्रांसफरी इन केस ऑफ, ट्रांसफर होएगा ना, इन केस ऑफ, राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट, राइट इन केस ऑफ, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ये लिखो आप, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। हमने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया, सर वो वाला कि मुझे चॉकलेट पसंद है कि मुझे तीखा पसंद है कि मुझे मीठा, नहीं बेटा वो इंटरेस्ट नहीं। किसी बिजनेस में मैं पार्टनर हूं तो उस फर्म में मेरा इंटरेस्ट क्या है, उसका मालिकाना हक, अपना शेयर, अपनी पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा। तो जो एक होता है ट्रांसफरर, ट्रांसफरर कौन होता है, जिसने ट्रांसफर किया है, जिसको ट्रांसफर किया है उसको बोलते हैं ट्रांसफरी। समझ रहे हो, अपना राइट ट्रांसफर किया यानी कि अपना शेयर ट्रांसफर कर दिया। बोला कि कागजों में तो मैं ही पार्टनर हूं यार, अभी एक काम कर मेरे बिहाफ पे, जैसे अगर पिताजी थोड़े से बूढ़े हो जाएं, या पिताजी कुछ दिनों के लिए बीमार हो गए, या पिताजी कुछ दिनों के लिए गांव गए हुए हैं, वो अपने बेटे को कह देते हैं काम कर मेरी जगह पे आके तू दुकान संभाल, अपने रिश्तेदार को बोल दिया 1 साल अब तूने दुकान संभालनी है, दुकान का ख्याल रखना है, ठीक है। चीज समझ में आई आपको, ये क्या है, ट्रांसफर कर दिया अपने अपना शेयर या राइट। मतलब अभी हमने उसको कागजों में फुल पार्टनर नहीं बनाया, पूरी की पूरी अथॉरिटी नहीं दी। पार्टनर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, दिस इज नॉट रिटायरमेंट, दिस इज नॉट रिटायरमेंट। आपने एक दिन के लिए, 1 साल के लिए, कुछ चीजों के लिए, ठीक है, राइट ट्रांसफर कर दिया। इसके लिए बड़ी सारी बॉलीवुड मूवीज आती थी 90s वाली, अच्छा जी मैं जब तक गांव से वापस ना आ जाऊं इस पूरी फैक्ट्री का ध्यान तूने रखना है, बाद में, हाँ बाद में वो कहते थे कब्जा कर लेना है। अब आप मुझे बताओ जो ट्रांसफरी है, क्या वो ट्रांसफरी एक वैलिड ट्रांसफरी है, द आंसर इज यस, क्योंकि जो ट्रांसफरर है वो कह रहा है कुछ दिन के लिए तू संभाल, क्या वो वैलिड है, बिल्कुल है। क्या वो सच में कागजों में एग्जैक्ट 100% पार्टनर बन गया, सोच के देखना, नहीं। तो यानी कि उसको हम कहेंगे कि 2-3 चीजों में तेरे को हम राइट दे देंगे, 2-3 चीजों में हम तेरी नहीं सुनेंगे। अब देखते हैं क्या क्या, पढ़ के देखते हैं क्या है। कह रहे हैं पार्ट शेयर, आपने अपना पूरा शेयर ट्रांसफर कर दिया, मतलब आपने बोला आज से 25% के प्रॉफिट का मालिक तू है, ठीक है। अ शेयर इन पार्टनरशिप फर्म इज ट्रांसफरेबल, आप बेच सकते हो लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी, बट एज द पार्टनरशिप रिलेशन इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, असाइनी, असाइनी का मतलब लिखो ट्रांसफरी, जिसको मिला, ऊपर इन्होंने ट्रांसफरी लिख दिया, नीचे असाइनी लिख दिया, इसलिए लॉ की लैंग्वेज ना थोड़ा सा तंग करती है। कह रहे हैं जो असाइनी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट है बाय सेल, मॉर्गेज और अदरवाइज। अब आपको ये 3 चीजों के ऊपर ना थोड़ा सा मैच्योरिटी यार सेंस करनी पड़ेगी। आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, मैंने तो यहाँ पे जो एग्जांपल ली वो तो ये ले ली ना कि हाँ 1 साल के लिए कर दी, क्या यहाँ पे असाइनी को हम जो ट्रांसफर कर रहे हैं 3 चीजों से कर रहे हैं, देखो, या तो आपने अपना पूरा हिस्सा बेच दिया, आपने पार्टनर्स को बोला एक काम कर मेरे बिजनेस की जो कैपिटल लगी हुई है ना 20 लाख, तो मेरे को 20 लाख दे, तो ये भी ट्रांसफर ही हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, बिल्कुल। यार जब आपने अपना पूरा हिस्सा बेच दिया, शेयर इन पार्टनरशिप इज ट्रांसफर, तो मतलब आपने अपना मालिकाना हक बेच दिया एक बार के लिए तो, या मॉर्गेज कर दिया, मॉर्गेज समझ रहे हो, गिरवी रख के दे दिया, चल यार साल का 2 लाख दे दियो, या फिर अदरवाइज, अदरवाइज यही परमानेंट टेम्परेरी उसको दे दिया मैं गाँव जा रहा हूं, तो किसी भी तरीके से कैन नॉट एंजॉय द सेम राइट, ये है मेन लाइन, इसको आप लोगों ने करना है येलो येलो, कैन नॉट एंजॉय द सेम राइट, कि भाई साहब हम अपनी चिंटी तेरे हवाले करके जा रहे हैं वतन फतेह करने, 1 साल के बाद मैं कुछ बन के आऊंगा, तभी मेरे ससुर जी इस कन्या का हाथ मेरे हाथ में देना, पर वो तो निकला बेस्ट फ्रेंड, और तुम्हें पता ही है बेस्ट फ्रेंड धोखा देते हैं, तो कह रहे हैं यू कैन नॉट एंजॉय ऑल द राइट्स, सारे खुश हो गए, वाह सर
ऐसे एग्जाम्पल दिया करो, तब जाके चीज पल्ले पड़ती है। कौन से राइट एंजॉय नहीं कर सकता? ट्रांसफरी, जिसके हवाले हम कोई अमानत छोड़ के गए हैं। पहले कह रहे हैं ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप, जब तक सारे जिंदा हैं, है ना, मतलब पार्टनरशिप फर्म चल रही है, ड्यूरिंग द, ये आपको यहाँ पे वर्ड याद रखना है, कब कब एंजॉय नहीं कर सकता? अगर तो कॉन्टिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप है, ट्रांसफरी इज नॉट एंटाइटल टू। अब सीधी प्रोफेशनल एग्जांपल पे आ जाओ। कह रहे हैं बिजनेस के कंडक्ट के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकता। सर आप जितना मर्जी प्रोफेशनल बोल लो, हमारे दिमाग में वही एग्जांपल चल रही है बेटा, ठीक है, आप जैसे मर्जी सोचो। तो पहले कह रहे हैं कि पार्टनर जिसको हमने राइट ट्रांसफर की है, चाहे सेल से, मॉर्गेज से, चाहे अदरवाइज टेम्परेरी, वो बिजनेस के कामकाज में इंटरफेयर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल पार्टनर थोड़ी ना है, एडमिशन थोड़ी ना हुई है उसकी, ट्रांसफर ऑफ द राइट की है। अकाउंट्स नहीं मंगवा सकता, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, नॉट एंटाइटल टू एबीसी। सर एबीसी मतलब ए फॉर अकाउंट्स, बी फॉर बुक्स, सी फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो इसकी हमने एग्जांपल याद करनी है, कौन कौन से तीन चीजों पे उसको वो राइट नहीं मिलेंगे? एबीसी पे, ए से अकाउंट्स एक्वायर नहीं कर सकता वो, ठीक है, बी से बुक्स इंस्पेक्ट, बुक्स इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, सी से कंडक्ट ऑफ बिजनेस में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। तो इसकी मेमोरी टेक्निक है एबीसी। लेकिन 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 हमने फिर भी उसको बोला कि एक काम कर, तेरी बेस्ट फ्रेंड है, जाके पॉपकॉर्न और मूवी देख सकता है, यानी कि ही इज ओनली एंटाइटल्ड टू रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर तुमने उसके लिए कोई खर्चा किया, हाँ उससे पैसे ले लेना, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट में हिस्सा मिल जाएगा, बैठा रहियो भाई साहब, तेरे को प्रॉफिट में हिस्सा मिलता रहेगा। जितना बिजनेस कमा रहा है साल में, अगर 20% हिस्सा है तो 20% शेयर मिल जाएगा। तीन चीजों में इंटरफेयर मत करना, एबीसी, ए से अकाउंट्स मत मांग लेना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट मत कर लेना, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में इंटरफेरेंस मत करना। लेकिन आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट मरेगा नहीं, शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा। ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट द प्रॉफिट, जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो। ही कैन नॉट चैलेंज द अकाउंट्स। बिल्कुल ठीक है जी। क्या केस स्टडी बन सकती है? बिल्कुल केस स्टडी या एग्जैक्ट क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन कह रहे हैं पहला था कॉन्टिन्यूएंस में, तो फर्स्ट पार्ट को हम लिखेंगे कॉन्टिन्यूएंस में। कॉन्टिन्यूएंस में उसको क्या क्या राइट मिल रहे हैं? दूसरा है डिसोल्यूशन में। लेकिन अगर बिजनेस की डिसोल्यूशन हो गई और वो बंदा अभी भी अपने गांव गया हुआ है, क्या जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, आपने अभी तो बोला बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंटरफेरेंस ऑफ कंडक्ट नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरा का पूरा बिजनेस डिसोल्व हो गया, सारी एसेट्स को बेचना शुरू कर दिया, आप लोग मुझे बताओ क्या तब प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए भाई। यार एक तो बंदा गांव गया हुआ है, पढ़ के देखते हैं पहले। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कह रहे हैं, और ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ट्रांसफरिंग पार्टनर, जो ट्रांसफरिंग पार्टनर है या तो रिटायर हो गया या डिसोल्यूशन हो गई, ट्रांसफरी विल बी एंटाइटल्ड अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्टनर रिसीव द शेयर ऑफ एसेट ऑफ द फर्म। मतलब तुम लोग कह रहे हो यार, जो पार्टनर था, अब तुम सोच के देखो, जिसने ट्रांसफर किया था या तो वो रिटायर हो गया, अब तो वो छोड़ छाड़ के चला गया, क्या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को अपनी कैपिटल वापस नहीं मिलेगी? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट नहीं मिलेगा? गुडविल का हिस्सा नहीं मिलेगा? रिजर्व सरप्लस नहीं मिलेंगे? सोच के देखो, प्लस टू में क्या नहीं पढ़ के आए थे क्या? तो वो कहते वो तो मिलेगा। कह रहे डिसोल्यूशन हो रही है या रिटायरमेंट हो रहा है, तब मैं ये तीन चीजें एबीसी थोड़ी मांग रहा हूं तुमसे। अब तो यार हमने अपना हिस्सा ही बेच दिया तुम रिमेनिंग पार्टनर को, पूरी बिजनेस बंद हो गई, वो बंदा गांव गया हुआ है या बीमार है, अब वो तो आ नहीं सकता, तो उसकी जगह पे कौन काम कर रहा है? ट्रांसफरी। तो प्रॉपर्टी में हिस्सा तो मिलेगा यार, वो तो उसका राइट है पूरा। देखो एक बार के लिए, क्या सच में कोई फोर्सफुल चीज है? नहीं, बिल्कुल लॉजिकल दी हुई है। तीन चीजों के लिए एक्ट ने बोला कि अगर आपको कोई ट्रांसफर ऑफ राइट मिलता है, उसमें आप एबीसी एंजॉय नहीं कर सकते, एबीसी एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन अगर बिजनेस पूरा का पूरा खत्म हो गया, डिसोल्व हो गया, बंदा जो ट्रांसफरर था वो रिटायर ही हो गया, फिर तो उसकी प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा मिलेगा ना। अभी के लिए उसका राइट किसके पास है? ट्रांसफरी के पास। तो ट्रांसफरर कहेगा फोन करके, या पहले एक्ट में लिखा होगा कि अगर ऐसे ऐसे सिचुएशन होती है तो इसको दे देना। एक्ट में, अगर उसमें कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी लिखा हुआ तो एक्ट में लिखा हुआ है। देखो जी, क्लियर है? आगे तो 2 पॉइंट में उसको हिस्सा मिल रहा है, प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल रहा है, या उसका जितना शेयर बनता है वो कैलकुलेट वो करवा लेगा, ठीक है। ही इज एंटाइटल्ड टू अकाउंट्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। बाद में कह रहे हैं कि ठीक है यार, अब तो डिसोल्यूशन होगी, अब तो हिस्सा मिल जाएगा।
इस वाले पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है कि क्या एक पार्टनर अपना राइट ट्रांसफर कर सकता है, कहते कर सकते हैं। कहते पूरा पार्टनरशिप फर्म में उसको पार्टनर बना सकता है, कहते नहीं। सर क्या 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 बोले, क्या ट्रांसफरर ट्रांसफरी को बेनिफिशियल इंटरेस्ट दे सकता है, वो तो अभी करके आए हैं, दे सकता है। क्या उसको अपनी जगह पे पार्टनर बना सकता है, नहीं। पार्टननर बनाने के लिए, नए पार्टनर के एडमिशन के लिए कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर पड़ा था, कहते वो चाहिए। फिर उसमें ये लिखा हुआ है, क्या कोई पार्टनर इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम ट्रांसफरिंग हिज इंटरेस्ट। डिबार्ड का मतलब होता है रोकना। ऊपर वाली चीजें, इनको ये वाली जो चीजें हैं ना, पहले पैराग्राफ में लिखनी चाहिए थी। ये सब चीजें हम पढ़ के आ गए। कहते क्या ट्रांसफर ऑफ राइट कर सकते हैं, अभी सारी कथा तो पढ़ के आए हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या उसको रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता। ऊपर यहाँ पे बोल दिया गया, ऊपर यहाँ पे बोल दिया गया कि आप ट्रांसफर कर सकते हो, नीचे बोला गया ए पार्टनर इज नॉट डिबार्ड, मतलब उसको ट्रांसफर करने से नहीं रोक सकते। पहले बोल दिया कर सकते हैं, फिर बोल दिया नहीं रोक सकते, लाइन एक ही है। अ पार्टनर कैन बी रिगार्डेड एज एग्जिस्टिंग, ठीक है, मतलब पढ़ लेना, कुछ ज्यादा इसमें खास है नहीं, सारी बेसिक चीजें लिखी हुई हैं। अगला टॉपिक माइनर, पेपर के लिए बड़ा 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। माइनर वाला टॉपिक खत्म करने के बाद क्लास खत्म करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पेज ही कितने हुए हैं, देखना 2.5 पेज हुए होंगे या 3 पेज हुए हैं। हाँ ऐसे ही होता है, मैटर्स बहुत सारे हैं, छोटे छोटे डिस्कशंस बहुत हैं, कवरेज पेजेस की कम होती है। चलो जी माइनर, अब मुझे बताओ माइनर की 2-3 चीजें आपको याद थी, 2-3 चीजें यहाँ पे टेक्निकल आएंगी, ज्यादा एक एक लाइन में नहीं घुसेंगे, टॉपिक इजी है। जो 2-3 काम की चीजें हैं वो बता दूंगा। क्या माइनर को बिजनेस में पार्टनर बनाया जा सकता है? नॉर्मली नहीं बनाया जा सकता। कौन सी सिचुएशन में बनाते थे? ना ना ना, कंसेंट ऑफ नहीं, पार्टनरशिप प्रॉफिट में बनाते थे, ओनली प्रॉफिट में बनाते थे। क्या माइनर लॉसेस के लिए लाइबल होता है? नहीं। लेकिन फिर भी अगर बिजनेस बंद हो रहा है तो जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट था वहां तक उसकी लाइबिलिटी काउंट कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर उसको 1 लाख का प्रॉफिट मिलने वाला है वो हम रोक सकते हैं लाइबिलिटीज के केस में। क्या वो पर्सनल लाइबल होगा? नहीं। पर्सनल लाइबिलिटी का मतलब कोई बता सकता है, कोई थोड़ा सा और कुछ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पर्सनल लाइबिलिटी का मतलब होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगी, लेकिन अगर कोई प्रॉफिट बांटना है हमने 10-10 हजार, बिजनेस में लाइबिलिटीज अराइज होगी है तो हम उसका वो 10,000 रोक सकते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट तक उसको लाइबल ठहरा सकते हैं। पर्सनल लाइबिलिटी का मतलब होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगी। पहला पैराग्राफ अपने आप पढ़ के देखो और आप लोग मुझे समझाओ, कुछ है काम की बात? कोई टेक्निकल लाइन जो हमने ना पढ़ के रखा हो? पार्टनर, सबसे पहला माइनर कैन नॉट बी बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट। कह रहे माइनर के साथ कोई भी वो कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड नहीं होगा, बिकॉज माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एंड नॉट मेयरली वॉइडेबल। क्या आपको ये वॉइड और वॉइडेबल का मतलब पता है? नहीं नहीं, इधर देखो, ध्यान से पढ़ो कि अगर पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, माइनर कैन नॉट बी बाउंड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या इस लाइन का मीनिंग समझ में आता है? ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है। आप जितने मर्जी कॉन्ट्रैक्ट बना लो, क्या माइनर बाउंड होगा? नहीं होगा, बिकॉज माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। मेयरली को तो छोड़ ही दो, नॉट वॉइडेबल। देखो किसी को पता है आज तक हमने ये वाला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये बार बार पढ़ेंगे, 1000 बार पढ़ेंगे। वॉइड और वॉइडेबल का मीनिंग निकालना, अपनी तरफ से तुक्का लगाना। क्या हमने पिछला सेक्शन पूरा लिख लिया था? हमने ना पिछले वाले सेक्शन में 4-5 लाइनें छोड़ देना यार, ठीक है? पिछले वाले सेक्शन में 4-5 लाइनें छोड़ देना। वहां पे 1 मिनट रुक जाओ, राइट ऑफ ट्रांसफरी, यहां पे लिख देना राइट्स नोट अवेलेबल। राइट्स नोट अवेलेबल में कौन से लिखोगे यार? वो पिछले वाले सेक्शन पे मैं दोबारा आ गया, A B C, ठीक है जी। और राइट्स अवेलेबल में कौन से लिखोगे? डिसोल्यूशन या रिटायरमेंट, ठीक है? डिसोल्यूशन या रिटायरमेंट में उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो ये लिख के 2 लाइनें छोड़ देना, थोड़ा सा घर से कंप्लीट कर लेना। सेक्शन नंबर 30 पे आ जाओ। सेक्शन नंबर 30 कहता है, सेक्शन नंबर 30 कहता है माइनर की लाइबिलिटी, माइनर एज एडमिट, माइनर एज अ पार्टनर। पढ़ के देखते हैं पहला क्या लिखा हुआ है। कह रहे माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड नहीं होता। माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो वॉइड है। वॉइड का मतलब होता है दोनों तरफ से अवैध, दोनों तरफ से नॉट बाउंडिंग, ना माइनर ना फर्म। वॉइडेबल का मतलब होता है किसी एक साइड से।
कह रहे ये सिर्फ वॉइडेबल ही नहीं है, ये वॉइड है। वॉइड का मतलब होता है दोनों साइड से क्या वर्ड लिखें, बैन लिख देते हैं अभी फिलहाल के लिए, दोनों साइड से बैन, अवैध। और वॉइडेबल का मतलब होता है किसी एक साइड से, या माइनर की तरफ से या पार्टनरशिप फर्म की तरफ से। सेक्शन नंबर 30, माइनर एज अ पार्टनर। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर, इसके ऊपर अगर आपको आया ट्रू फॉल्स और केस स्टडी की फॉर्म में आ सकता है ये वाला। माइनर कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड। वॉइड यानी कि दोनों तरफ से ये अवैध माना जाएगा, ना कि एक तरफ से। वॉइडेबल का मतलब एक तरफ से, वॉइड का मतलब दोनों तरफ से, कानून की नजर से भी। पढ़ के देखते हैं आगे। देयरफॉर अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, जब बोल ही दिया वॉइड है, नहीं बन सकता। दो अ माइनर कैन नॉट बी अ फर्म, ही कैन नॉनदलेस एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लो जी, दो दूसरी लाइन काम की आगे, क्या वो बेनिफिट में हिस्सा बन सकता है? ठीक है, माइनर कैन बी, ये हम तो बहुत बार पढ़ रहे हैं ना, माइनर कैन बी पार्टनर इन बेनिफिट्स ऑफ फर्म। काम की चीज ऊपर आई थी कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वॉइड आएगा। ये काम की चीज है, लेकिन ऑलरेडी इसको हम कवर कर चुके हैं 2-4 बार। आगे कह रहे हैं विद हैज बीन डन दिस द इंसिडेंट ऑफ द पार्टनर व्हेन दिस हैज बीन डन ही कैन बी वैलिडली गिवन अ शेयर इन द पार्टनरशिप प्रॉफिट। व्हेन दिस हैड बीन डन, जब आप उसको प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हो। अगला आ गया कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, करो जी थर्ड। तीन चीजें लिखवा दी मैंने, वॉइड है, प्रॉफिट में हिस्सा बन सकता है, लेकिन अगर प्रॉफिट में हिस्सा बन सकता है, माइनर कैन बी पार्टनर इन बेनिफिट ऑफ द फर्म विद, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, एक बार फिर से रिपीट करो, विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। यानी कि तो अभी भी पढ़ के आए हैं, जब किसी पार्टनर की एडमिशन हो रही है या वो ट्रांसफर वाला केस था, क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? राइट, अभी भी करके आए हैं, कर सकते हैं। क्या नए पार्टनर को कोई एक बंदा एडमिट करा सकता है? नहीं करा सकता, इवन माइनर को भी नहीं। आगे ऑफ सच पार्टनर विल बी गवर्न, ठीक है, उसको क्या क्या राइट मिलते हैं? माइनर के राइट्स क्या है? ये राइट्स ऑफ माइनर। सर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन के आ सकता है, द आंसर इज यस। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 पॉइंट राइट लाइबिलिटी पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड आ सकते हैं, तो लिख देना यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इज पॉसिबल। राइट ऑफ माइनर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इज पॉसिबल। पहला, माइनर हैज द राइट एग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट। पहला यार इजी है, दोबारा से, ठीक है। पहला, प्रॉफिट में हिस्सा मिल सकता है, मिल सकता है। दूसरा, ही कैन हैव एक्सेस टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लो जी, अकाउंट्स भी देख सकता है, एक्सेस अकाउंट्स। यार ये अकाउंट्स में हिस्सा किसको नहीं मिल रहा था? अभी अभी पढ़ के आए हैं थोड़ा बहुत। ट्रांसफरी को, जब ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट था, वो अकाउंट्स नहीं चेक कर सकता, क्या माइनर कर सकता है? तीसरा, ही कैन, लो जी, हमने तो सांप पाल रखे हैं ऐसा एक्ट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। ही कैन स्यू द पार्टनर फॉर अकाउंट और पेमेंट ऑफ शेयर। जब ऊपर एक्ट में लिखा हुआ है शेयर मिलेगा, पहले पॉइंट में क्या बोला? शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। दूसरे में क्या बोला? अकाउंट चेक कर सकता है। अगर नहीं मिला, ठीक है, तो अगर वो बिजनेस से रिलेटेड ही चीजें अकाउंट्स इंस्पेक्टर चेक करना चाहता है, प्रॉफिट, नोट अदरवाइज, मतलब पर्सनली नहीं, बिजनेस में रह के वो दो काम करना चाहता है, तो वो स्यू कर सकता है। स्यू टू फर्म, यस, स्यू टू फर्म फॉर अबव 2 पॉइंट्स। कौन से अबव 2 पॉइंट्स बता सकते हो यार? प्रॉफिट में हिस्सा और अकाउंट्स चेक करना, उसके लिए केस भी कर सकता है, क्योंकि एक्ट ने ऐसे अधिकार दे रखे हैं। चौथा, ऑन अटेनिंग द मेजोरिटी, क्या माइनर रिमेन्स द माइनर ऑलवेज? कभी तो 18 का होगा ना, जब वो 18 का हुआ, अब ध्यान से पढ़ना, काम की चीज अब शुरू हो रही है। ही मे विद इन द 6 मंथ इलेक्ट टू बिकम अ पार्टनर और नॉट टू बिकम अ पार्टनर। क्या लाइन समझ में आती है? देखना, कब कब कब? जब वो 18 साल का हो जाएगा। गलत, 18 साल होने के बाद 6 महीने के अंदर। सर क्या बोले? 18 साल मेजोरिटी हासिल करिए 18वें साल, उसके 6 महीने। सर हम सिंपल ये कह सकते हैं, हैप्पी बर्थडे के 6 महीने के अंदर अंदर, जैसे उसका वो हैप्पी बर्थडे आया,
यार मेजोरिटी बिना हैप्पी बर्थडे के आ सकती है, सोच के देखो। सर क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? क्या मेजोरिटी बिना हैप्पी बर्थडे के पॉसिबल हो सकती है? नहीं हो सकती। सर सीए वालों का तो हैप्पी बर्थडे साल में 2 बार आता है। जिस दिन सीए बने हमारा एक नया जन्म होता है, ठीक है, एक हमारा वो हैप्पी बर्थडे। अब तुम देख लेना, क्या कभी किसी का रिजल्ट है जो ये वाले टाइम पे आता हो? देखते हैं जी, हम कभी देखेंगे क्या हैप्पी बर्थडे सेम दिन पे आता है जिस दिन पे तुम सीए बने हो। ऑन अटेनिंग द मेजोरिटी, जिस दिन 18 के हुए उसके 6 महीने के अंदर अंदर यू हैव टू, ठीक है, एक्सप्लेन या यू हैव टू इलेक्ट टू बिकम अ पार्टनर और नोट। इफ ही इलेक्ट टू बिकम अ पार्टनर, वो कहता मैं हूं पार्टनर, ही इज एंटाइटल्ड टू द शेयर। जैसे वो माइनर में जैसे उसको हिस्सा था 10-20%, 3:2:1 सेम रह जाएगा। क्या इसमें कोई टेक्निकल हुआ? नहीं। इफ ही डज नॉट, हिज शेयर इज नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। सर क्या हुआ बेटा? ये हुआ, ध्यान से देखना, यहां पे वो था माइनर, चाहे वो बिजनेस में 16 बरस में आया है चाहे 17 बरस में आया है, लेकिन यहां पे उसने अटेन कर ली मेजोरिटी। सर हमें आपका मेजोरिटी समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा मैं अच्छा लिखता हूं। यहां पे उसने अटेन कर ली मेजोरिटी, क्या इसको यहां पे प्रॉफिट्स में हिस्से मिलेंगे? द आंसर इज यस। लेकिन मेजोरिटी अटेन करने के बाद अगले 6 मंथ में, अगले 6 मंथ में इसको बताना पड़ेगा क्या इलेक्ट करेगा या नोट इलेक्ट करेगा, क्या वो पार्टनर बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता। अगर वो इलेक्ट करता है तो इसको एक तो या तो पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस। इलेक्ट करता है, क्या इलेक्ट करता है बता सकते हो? क्या इलेक्ट कर रहा है? कि मैं पार्टनर बन रहा हूं, पब्लिक नोटिस। अगर उसने पब्लिक नोटिस दे दिया, पब्लिक नोटिस यार समझ गए ना, हाँ मैं पार्टनर हूँ, हाँ भाई हाँ मैं पार्टनर हूँ, ठीक है, पार्टनरशिप डीड में भी चढ़ा दो हाँ मैं पार्टनर हूँ, इंस्टाग्राम पे उसने स्टोरी डाल दी हाँ हाँ मैं पार्टनर हूँ, पब्लिकली अनाउंस कर दिया, एफिडेविट बनवा लिया। या फिर वो क्या करेगा, पब्लिक नोटिस नहीं देता, ठीक है। अगर वो इलेक्ट नहीं करता तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट करता है उसमें पब्लिक नोटिस देता है नहीं देता। फिर से पॉइंट नंबर 4 पढ़ के देखते हैं। ऑन अटेनिंग द मेजोरिटी, जैसे 18 का हुआ, ही में विद इन द 6 मंथ इलेक्ट टू बिकम अ पार्टनर और नोट, बिल्कुल ठीक है। इफ ही इलेक्ट ही इज एंटाइटल्ड टू द शेयर एज अ माइनर, इफ ही डज नॉट देन हिज शेयर इज नॉट लाइबल फॉर आफ्टर द पब्लिक नोटिस। अगर वो नहीं देता तब भी पब्लिक नोटिस, तब भी पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। अगर इलेक्ट कर लेता है, ठीक है, इलेक्ट कर लेता है, ठीक है। यार इलेक्ट वाले में ना मुझे लग रहा है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, अभी पूरा एक्ट पढ़ेंगे। अगर वो पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, अदरवाइज, अदरवाइज रिमेन्स लाइबल, अदरवाइज रिमेन्स लाइबल। क्या देखना, आप इसकी कंडीशन समझ सकते हो, नोट इलेक्ट की पढ़ो फिलहाल के लिए। एक्ट वाले में तो, इलेक्ट वाले में तो हमें पता लग जाएगा, सेम शेयर मिल जाएगा एज माइनर, सेम शेयर मिल जाएगा एज माइनर। नोट इलेक्ट का पढ़ो पहले आप। कह रहे हैं अगर आपने इलेक्ट नहीं किया तो आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। अगर आप पब्लिक नोटिस नहीं देते तो तब तक आप अपने जो आपका शेयर था ना उतने के लिए आप लाइबल रहोगे। जैसे आपने पब्लिक नोटिस दे दिया उसके बाद लाइबल नहीं रहोगे। पढ़ के देखते हैं। कह रहे हैं इफ ही डज नॉट इलेक्ट हिज शेयर इज नॉट लाइबल फॉर द एक्ट आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस के बाद वो लाइबल नहीं है, पब्लिक नोटिस से पहले लाइबल है। लाइबिलिटीज, उसकी लाइबिलिटी अब पढ़ के देखते हैं। कह रहे हैं अगर उसने मेजोरिटी हासिल नहीं की तब, कह रहे हैं बिफोर अटेनिंग। आप मुझे बताओ जब तक वो माइनर है क्या वो लाइबल होगा? होगा, अपने शेयर तक होगा, अपने शेयर तक होता था। लॉसेस में हिस्सा नहीं मिलेगा। लाइबिलिटीज अगर कोई कल को निकल के आ रही है, लाइबिलिटी ऑफ द माइनर इज कन्फाइंड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, लाइबल रहेगा। दूसरा पॉइंट, माइनर हैज नो पर्सनल, हाँ ये पॉइंट के लिए उसको लाइबिलिटी दी गई, ठीक है। पर्सनल लाइबिलिटी उसकी नहीं है, यानी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी,
अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है, जितना उसका प्रॉफिट है, मतलब आप उसका प्रॉफिट रोक लो यार। 1-1 लाख रुपए तीनों का था, कह रहे हैं बिजनेस में तो घाटे हो रहे हैं, कल को किसी को कुछ देने हैं, उसका 1 लाख रोक सकते हो। माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, कह रहे कभी भी माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। इंसॉल्वेंट मतलब जिसकी प्रॉपर्टी बिक गई हो, एसेट खत्म हो गई हो, घाटे में आ गया हो, कह रहे माइनर को इंसॉल्वेंट नहीं बना सकते, बट फर्म कैन डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। बिजनेस ने हाथ खड़े कर दिए भाई साहब, क्या हमने डिसोल्यूशन का चैप्टर पढ़ा है +2 में? इंसॉल्वेंट होगी तो डिसोल्यूशन हो सकती है, द आंसर इज यस। कह रहे फर्म इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, हिज शेयर इन द फर्म वेस्ट इन द ऑफिशियल असाइन। ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी ना हमने पढ़ा था कंपनीज एक्ट में, ना 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 थोड़ा और, ये वो ट्रांसफर ही नहीं है। जब भी ये हमने केस पता है कहां पे पढ़ा था? सालोमन वाला नहीं, केडी कमाथ वाला नहीं, एक केस पढ़ा था यार हमने ना, जहां पे वो बीच में आ गया था इंडोर मैनेजमेंट वाले में, क्या वन था? टर्क वाला, टर्कंड वाला। तो ये टर्कंड वाले केस में था। टर्कंड वाले केस में याद है एक ऑफिशियल है यार, जब भी कोई इंसॉल्वेंट होता है ना, इंसॉल्वेंट का मीनिंग समझो तुम एक बार के लिए दोबारा से। जब भी कोई बिजनेस कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, हाथ खड़े कर देती है, हाथ खड़े करने का मतलब होता है उसने कोर्ट कचहरी में अर्जी डाल दी। ये सारे आपको आर्बिट्रेशन में डालने पड़ते हैं, कोर्ट कचहरी में डालने पड़ते हैं। हाथ खड़े कर दिए भाई साहब, अब हमसे ये बिजनेस ना हो पाएगा, तो कोई सरकारी बंदा आता है, दैट इज कॉल्ड ऑफिशियल रिसीवर। ऑफिशियल रिसीवर आके तुम्हारा काम काज संभालेगा, वही प्रॉपर्टियां बेचना शुरू कर देगा, फिर देखेगा अपनी बैलेंस शीट लेके आओ, लाइबिलिटी किस किस की है। लाइबिलिटी में वो सबके हाथ में एक ऐसा कटोरा सौंप देगा। कौन? ऑफिशियल रिसीवर। सही मायने में सर आप सच बोल रहे हो, जी हाँ मैं हूं ऑफिशियल रिसीवर। मैंने तुम्हारे सबके हाथ में कटोरा डाल दिया। कटोरा मैं किस किस को दूंगा? बिजनेस के फर्म की हम निकालेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आता है? लाइबिलिटी। मैं देखूंगा लाइबिलिटी में मैंने पैसे किस किस को देने हैं, गवर्नमेंट का टैक्स, वर्कर्स की सैलरी, क्रेडिटर के पैसे, पार्टनर का लोन, पार्टनर की कैपिटल। तो सीक्वेंस वाइज कटोरा लेके खड़ा कर दिया जाएगा। सबसे पहले कटोरे में कौन खड़ी होती है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, जिसमें सरकार भी होगी, मेरा टैक्स दे दो, मेरा टैक्स दे दो। उसी के साथ खड़े होंगे आपके आउटस्टैंडिंग सैलरी वाले लोग, उसके पीछे क्रेडिटर, उसके पीछे डिबेंचर होल्डर, उसके पीछे पार्टनर्स के लोन, उसके पीछे पार्टनर की कैपिटल। यहां पे कौन खड़ा है? टेबल के इस तरफ सामने देखो कौन खड़ा है। तो ये ऑफिशियल रिसीवर समझ में आया। इंसॉल्वेंट, बैंक्रप्सी, ऐसे ऐसे केसेस में कई सिचुएशंस आती हैं। तो कह रहे हैं, अब पूरा फिर से पढ़ते हैं। माइनर का हम डिस्कस कर रहे हैं ना, जैसे इसी ऑफिशियल वाली लाइन में कटोरा लेके माइनर भी खड़ा होगा, पार्टनर भी तो खड़े होंगे, मेरा लोन मेरा लोन, ठीक है। माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, लेकिन फर्म इंसॉल्वेंट हो जाएगी। एंड हिज शेयर, हिज यानी कि माइनर का शेयर, तो उस सिचुएशन में जो माइनर की कैपिटल भी है, बिजनेस की एसेट्स किसके पास आ गई हैं आज की डेट में इंसॉल्वेंट के बाद? ऑफिशियल रिसीवर के पास आ गई। वही सारा काम धंधा अब संभाल रहा है। काम धंधा नहीं संभालना उसने, प्रॉपर्टियां बेचनी है और कटोरे में दक्षिणा डालते चली जानी है। तो कह रहे हैं इस वाले में जब प्रॉपर्टियां बेचेंगे तो सारा शेयर किसके पास पड़ा है? बोलो। कह रहे हैं माइनर का शेयर भी तो ऑफिशियल रिसीवर के पास ही पड़ा होगा, बस लाइन वाइज जिस जिसका कटोरा भरता चला जाएगा, हम लाइबिलिटी में उसको काटते चले जाएंगे, अगले की बारी आती चली जाएगी। ये सारी चीजें हमारी अभी अकाउंट्स में भी आनी है, सीए इंटर में भी आएंगी, लिक्विडेशन के चैप्टर में। तब आपको मेरे ये शब्द याद आएंगे, हाँ तरुण सर ने कराया था। तो विच मीन्स माइनर कैन रिकवर हिज शेयर ऑन प्रपोर्शनेट बेसिस। प्रपोर्शनेट बेसिस समझते हो? एक टॉपिक याद करो कक्षा 12वीं का, व्हेन प्रॉफिट्स आर लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या ये टॉपिक याद आता है? मेरे पास प्रॉफिट पड़ा है 5,000, 3 पार्टनर इंटरेस्ट लेने आए, कितना कितना? 8,000, 4,000, 2,000। क्या ये मैं 5,000 किसी एक को देता था, दो को देता था, कि 3 को देता था? 3 को किस रेशियो में देता था? हाँ, कैपिटल रेशियो में या इंटरेस्ट रेशियो में? 8:4:2 में। तो इसको बोलते हैं उसकी प्रोपोर्शनेट अमाउंट। क्योंकि बिजनेस इंसॉल्वेंट हो गया तो ये बात तो समझ में आती है, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होंगे, अच्छे खासे प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, तभी इंसॉल्वेंट हुआ है। तो इसलिए माइनर को अपना पूरा पैसा नहीं मिल पाता। क्या मिलता है? प्रोपोर्शनेट पैसा, ठीक है। वहां से ये पॉइंट लिखा हुआ है। कह रहे हैं लेकिन पॉइंट क्या चल रहा है सर? हमें क्या पता, हम तो थक गए हैं। पॉइंट क्या चल रहा है हमें क्या पता? बेटा थकते रहो, मैं ये पॉइंट तो कवर कराऊंगा ना, एक पैराग्राफ ही रह गया। राइट हुए थे 4 तरह के, राइट याद है सर? हमें क्या याद, हम तो थक गए हैं। मैं याद कराता हूं। पहला राइट क्या था? प्रॉफिट। दूसरा क्या था?
अकाउंट्स। तीसरा क्या था, इन दोनों के लिए मुकदमा करना। चौथा क्या था, पब्लिक नोटिस देना मेजोरिटी हासिल करने के बाद। फिर आया था लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में पहला क्या था, शेयर ऑफ प्रॉफिट तक लाइबल रहेगा। दूसरा क्या था, अनलिमिटेड यानी कि पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है। तीसरा अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका जो प्रोपोर्शनेट हिस्सा कुछ बच रहा है कैपिटल का, अगर बचा तो असाइनर उसको दे देगा। आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी, लाइबिलिटी आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी, ये होना चाहिए। देखना एक सेकेंड, क्या था, पहला था राइट्स, दूसरा था लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में पहला, लाइबिलिटी में दूसरा, बिल्कुल ठीक है। लाइबिलिटी लिखो इधर वर्ड लाइबिलिटी आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी। जो मैंने डायग्राम बनाया था ये वैसा वैसा सेम आएगा। पहला पॉइंट, विद इन द 6 month ऑफ अटेनिंग द मेजोरिटी और हिज ऑब्टेनिंग द नॉलेज दैट ही हैड बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनर विच एवर इज लेटर। क्या लाइन समझ में आती है, सीए वाले हो? अब ये लेटर, अर्लियर, हायर, लोअर आते रहेंगे। सर आप ही बताओ ना एक बार। ना 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 ना, गलत बोल रहा है भाई साहब। ये तो तू फिर +1 +2 वाली बातें कर रहा है, सीए वाली बातें नहीं कर रहा। माइनर की जो मेजोरिटी हुई थी सामने देखो, ठीक है, या तो टाइम पीरियड है 6 month या फिर है उसकी नॉलेज। हमने उसकी नॉलेज उसको जो नॉलेज हुई है ना, उसको पता ही नहीं था मैं पार्टनरशिप में हिस्सा हूं। उसको नॉलेज मतलब उसको मेन पता चला थोड़े टाइम के बाद, या 6 महीने से पहले भी पता चल सकता है या 6 महीने के बाद भी। विच एवर इज अर्लियर है कि लेटर है, लेटर। अगर नॉलेज पहले हो गई हो इस टाइम पीरियड पे तो लेटर 6 महीने। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं मिनिमम 6 महीने का टाइम पीरियड मिल रहा है, या मैक्सिमम मिनिमम 6 महीने का टाइम पीरियड मिल रहा है, क्योंकि आप लेटर पे जा रहे हो ना। तो अगर आपको 1 महीने के बाद ही पता चल गया, तीसरे दिन ही पता चल गया, हैप्पी बर्थडे का केक काट के आए, तीसरे दिन ठप्पा मार दिया कि भाई साहब तुम तो हमारे पार्टनर हो, लेकिन या तो तीसरे दिन या 6 महीने के बाद, विच एवर इज लेटर, या 8वें महीने पता चला तो 6 महीने, या 8वां महीना, विच एवर इज लेटर। तो आगे पढ़ के देखते हैं क्या लाइबिलिटीज हैं उसकी आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी। मेजोरिटी के बाद कह रहे हैं या तो 6 महीने के अंदर या ऑब्टेनिंग नॉलेज विच एवर इज लेटर, माइनर पार्टनर हैज टू डिसाइड क्या वो पार्टनर रहेगा कि नहीं, मतलब वही वाला इलेक्ट करेगा। तो उसको इलेक्ट करने की समय सीमा दे दी गई। क्या समय सीमा दे दी गई, विच एवर इज लेटर, या तो 6 महीने में डिसाइड कर या नॉलेज मिलने की। अगर नॉलेज उसको हुई 8वें महीने तो देखा जाए उसको 8 महीने का टाइम पीरियड मिल गया। आगे, वेयर ही इलेक्ट नोट टू बिकम द पार्टनर, वो कह रहा मेरे को नहीं बनना। ही मे गिव पब्लिक नोटिस, मे नहीं है यहाँ पे, वैसे ना सही मायने में होना चाहिए मस्ट। एक्ट ऐसे लिखा हुआ है लेकिन आना चाहिए ही मस्ट गिव द पब्लिक नोटिस ही हैज नॉट बिकम द पार्टनर एंड सच नोटिस डिटरमाइन द पोजीशन विद रिगार्ड टू द फर्म। यहां तक, इफ ही फेल्स टू गिव द नोटिस ही शैल बिकम द पार्टनर ऑन द एक्सपायरी ऑफ सेड 6 month। तो यानी कि अगर उसने 6 महीने में या लेटर में बता दिया नहीं, अदरवाइज 6 महीने के बाद अगर वो नहीं बताया तो उसको क्या बोला जाएगा, तू तो पार्टनर है भाई। या तो तू हमें बता देता, नहीं बताया तू हमें पार्टनर है। हाँ जी, 6 महीने, 6 महीने नहीं तो 6 महीने के बाद उसको पार्टनर बना दिया जाएगा। व्हेन ही बिकम द पार्टनर, कह रहे हैं अगर वो पार्टनर बन गया, इफ माइनर बिकम्स द पार्टनर ऑन हिज ओन विलिंगनेस, या तो वो अपनी मर्जी से तीसरे चौथे दिन पार्टनर बन गया, या फेलियर टू गिव द पब्लिक नोटिस। हमने क्या बोला था, पब्लिक नोटिस देना जरूरी है ना, कि मैं पार्टनर नहीं हूं, इंस्टाग्राम पे डाल दियो, एफिडेविट बनवा लियो, ठीक है। अगर वो फेल हो जाता है पब्लिक नोटिस से, हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज आर एज फॉलो, ही बिकम द पर्सनली लाइबल। यार सिंपल मतलब है, जब वो पार्टनर बन गया, चाहे पब्लिक नोटिस ना देने की सूरत में, चाहे अपनी मर्जी से पार्टनर बन गया, वो पर्सनल लाइबल हो जाएगा, क्योंकि वो तो अब ओरिजिनल पार्टनर बन गया। जैसे ओरिजिनल पार्टनर बना पर्सनल लाइबिलिटी हो गया, और उसके जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो रिमेन द सेम रहेंगे जो पहले थे, ये तो हम पहले ही पढ़ के आए हैं। अगर वो कहता है कि मुझे पार्टनर नहीं बनना, कह रहे हैं अप टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज कंटिन्यू टू दोज ऑफ अ माइनर अप टू द पब्लिक नोटिस। वो क्या कह रहा है कि मुझे पार्टनर नहीं बनना। मुझे बताओ, जब ये पार्टनर नहीं बन रहा था, जब वो पार्टनर नहीं बन रहा था, क्या हमने ये बोला था ना पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा? तो जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देता, क्या लिखा हुआ है, पढ़ के देखो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अभी अभी पढ़ के आए हम। ही इलेक्ट नॉट टू बिकम अ पार्टनर, ठीक है, वो कह रहा है मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता,
तो पब्लिक नोटिस तक, पब्लिक नोटिस तक तो सेम राइट मिलेंगे माइनर वाले, लेकिन अगर his share shall not be liable for act of the firm after the date of notice, जैसे वो नोटिस दे देगा, उन्हें नोटिस किस चीज का देना है, क्या आप बता सकते हो कि नहीं पार्टनर नहीं है या नहीं है का नहीं, पार्टनर नहीं है, डज नॉट इलेक्ट, डज नॉट बिकम अ पार्टनर, जब तक वो नोटिस नहीं देता तब तक वो माइनर के तौर पे लाइबल रहे जैसे उसके थे, अगर वो नोटिस दे देता है तो नोटिस के बाद तो वो लाइबल ही नहीं है। he shall entitled to sue the partner for his share of property and profit, ठीक है। it may be noted that such minor shall give notice to registrar he has not, मतलब उसको आरओसी को भी बताना पड़ेगा जो उस रजिस्ट्रार का नोटिस है। जल्दी से इसकी एक बार के लिए रीडिंग लो, बाकी करेंगे कल। माइनर वाले टॉपिक की सिर्फ जल्दी